जय भारत एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल इस चैप्टर को। ये जेडब्ल्यू मेंस के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है चैप्टर, क्योंकि यहाँ से आपका जो कोनिक सेक्शन वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे जो कंसेप्ट है सर्कल के, जैसे कि वैसे आपको पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, जो पैटर्न यहाँ पे बनेगा वही पैराबोला इलिप्स में बनेगा। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का भी सेम पैटर्न ये जो बनेगा उसी को आगे बढ़ाना है आपको। इक्वेशन ऑफ जो क्वाड होता है जिसका मिड पॉइंट आपको मालूम है। मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि वैसे सर्कल में भी है, पैराबोला में भी है, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी है। और जो बेसिक कंसेप्ट इसमें रहेगा वही आगे चल के आने वाला है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है हम लोग वो थ्योरी भी कवर करेंगे इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसका जो बेसिक इक्वेशंस है, मतलब एक सर्कल क्या होता है वो उसके बारे में पहले बोल देता हूँ। देखो, जो सर्कल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इक्वल्स टू जी ए स्क्वेयर, ऐसा ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें सेंटर जो होगा, सेंटर सी को मैं बोल रहा हूँ ऐसे 0,0, मतलब ओरिजिन जो होगा इस वाले में सेंटर होगा, और इसका जो रेडियस होगा कितना होना चाहिए, ए के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब ये जो इसका ये स्क्वायर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा गया है उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये है तुम्हारा सर्कल। ठीक है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है। अब जनरल इक्वेशन क्या होगा सर्कल का, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx। ठीक है, और इधर से आएगा 2fy और ये प्लस होगा c और इक्वल 0। ये है तुम्हारा जनरल सर्कल। और यहाँ पे जो सेंटर होगा तुम्हारा, सेंटर कितना आना चाहिए, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा और माइनस, ये होगा माइनस जी, और y का जो कोएफिशिएंट है उसका माइनस और आधा, ये होगा माइनस जी माइनस एफ। और अगर रेडियस ढूंढना है तुमको तो रेडियस यहाँ से मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस हो जाएगा एफ स्क्वेयर और ये होगा माइनस सी। ये होगा तुम्हारा इसका रेडियस। सही है, तो सेंटर और रेडियस आपको मिल गया। अब अगर सर्कल की बात करते हैं तो ये भी कुछ चीज़ आपको बार बार यूज़ होने वाली है, तो मैं ये पहले ही आपको बोल दूँ। ठीक है, तो पहले तो ये इक्वेशंस आपको बार बार यूज़ होंगे। अब दूसरी बात जो है, इसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर हम लोग ये सर्कल बना रहे और ये इसका अगर डायमीटर होता है, ठीक है, ये होगा तुम्हारा सेंटर, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से हम लोग ज्वाइन करते हैं इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये भी मतलब ये डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हम लोग कहीं पे भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर ज्वाइन करते हैं दो लाइन, तो ये जहाँ पे भी ये मीट करेंगे वो हर एक जगह पे इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, इसके बाद और रहना भी चाहिए वैसे। थर्ड केस, अगर कोई भी एक सर्कल है, ये सर्कल है, और अगर समझिए कोई भी इसकी क्वाड है, इसको तो क्वाड बोलेंगे हम लोग। सेंटर से लेकर कोई भी परपेंडिकुलर अगर हम इस क्वाड के ऊपर डालते हैं, सेंटर से लेकर परपेंडिकुलर अगर इस क्वाड के ऊपर डालते हैं, तो ये जो साइड है, मतलब जो क्वाड लेंथ जो इंटरसेप्ट कर रही है सर्कल में, ये भी, और उसमें क्या होगा कि ये जो ए एम है और ये एम बी है, दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर समझो मान लेता हूं कि कोई और एक क्वाड मैं बना रहा हूं, ये क्वाड बना रहा हूं, अगर ये सी डी है और सी डी का जो लेंथ है और ये बी का लेंथ अगर सेम होता है, सी डी का लेंथ और ये बी का लेंथ अगर सेम होता है, मतलब लेंथ ऑफ ए बी और ये जो सी डी है अगर दोनों सेम होते हैं, तो इसका मतलब इसके सेंटर से लेकर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो भी सेम ही होना चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए, और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी सेम होते ही है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मतलब सेंटर से जो लाइन आती है, ऐसा इसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, सेंटर से लेकर जो लाइन आती है ये भी को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, और इसको दो पार्ट में तो ऐसे डिवाइड कर ही रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक और चीज़ अगर ऐसा बोल दूँ कि अगर ये कोई भी सर्कल है ये वाला, और यहाँ पे हम लोग कोई एक टेंजेंट बना रहे हैं, इसको, ये हो गया इसका टेंजेंट, और अगर ये तुम्हारा क्या है, इसका सेंटर है, तो सेंटर से टेंजेंट, मतलब सेंटर से लेकर ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो ये वाला अगर हम लोग क्या करें, इसको ज्वाइन कर लेते तो ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सेंटर से जो लाइन आती है वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करती है। ठीक है, ये वाला भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद क्या है, ये वाला, ये अगर कोई सर्कल है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जा रही है और ऐसे अगर जाती है, मतलब ये पॉइंट कैसा है, ये अगर मान लेता हूँ ये P है और अगर ये T है
और ये ए और ये बी है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट है इसका। तो इस तीनों में ये इस डायग्राम में रेशियो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, जो पी टी का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर जो होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाना चाहिए। तो पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग आगे चल के इक्वेशंस के बारे में ऐसे शॉर्टकट मेथड्स मतलब या फिर जो रिजल्ट है वो लिख लेंगे, ठीक है। अभी तो बस इस ज्योमेट्री के बारे में सोच लो तुम, ठीक है। इसका जो जनरल केस बनेगा, इसका क्या जनरल केस बनेगा, अगर समझो क्या होता है कि ये जो दोनों के दोनों क्वाड्स अगर ऐसे होते हैं, मतलब इस टाइप के होते हैं, ये पी हो गया, ये होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा, और ये डी होगा, तो इसका मतलब इस वाले में क्या रिलेशन होगा, तो पी से लेकर ये तक का जो डिस्टेंस है, पी से लेकर ये तक का डिस्टेंस, मतलब ये से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस इंटू पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, तो ये पी सी इंटू हो जाएगा पी डी, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये पी ए इंटू पी बी इक्वल हो जाएगा पी सी इंटू पी डी होना चाहिए। समझ मेरी बात आपको। तो ऐसे कुछ जो रिजल्ट है आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, या फिर कुछ ज्योमेट्री हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बीच बीच में, जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी वहीं वहाँ पे इसकी थ्योरी बोलते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ ए और ओ बी जो है इक्वल परपेंडिकुलर क्वाड्स है, ठीक है, ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स 0, देन इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी आर वेयर ओ इज ओरिजिन। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई एक सर्कल है, ये होगा सर्कल इसका। अब उसमें क्या बोला कि ओ ए और ओ बी दो दो क्वाड्स है। अच्छा पहले तो इस सर्कल है, इसका सेंटर बोलो कितना आएगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसका आधा कितना होगा, -1, और इसका निगेटिव करने से कितना आएगा, +1 आएगा। फिर इसका भी y का जो आधा करेंगे और इसका निगेटिव करेंगे, तो 1, -2 ये होगा इसका सेंटर। अब मैं इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पे है इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या कर लूँगा, इसके दो क्वाड निकाल दूंगा। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, और ये होगा तुम्हारा जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा उसको उसने ओरिजिन बोला था, ठीक है। तो इसका ओ से लेकर ये हो गया क्वाड एक तुम्हारा, और ओ से लेकर बी तक ये हो गया तुम्हारा क्वाड एक, सही है। तो ये सीन है। अब उन्होंने क्या बोला कि ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल भी है बोला, ओ ए और इक्वल टू कितना है, ओ बी है ऐसा बोला, ठीक है। इसके बाद ओ ए और ओ बी अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि सेंटर से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस आएगा, सेंटर से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस भी आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, ठीक है। ये भी है आपको मालूम। आपको क्या निकालना है, इन दोनों के इक्वेशन निकालना है। साफ साफ ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इनके जो इक्वेशंस आएंगे कैसे आना चाहिए। इनके इक्वेशंस होंगे ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप अगर इस लाइन का अगर स्लोप तुम m1 मान रहे हो, इसका स्लोप अगर m2 मान रहे हो, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, m1 m2, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा -1 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है वैसे, शायद ये वाला जो होगा ना 3 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कहीं होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन हो जाता, ठीक है। वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे, या फिर ये वैसे नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बाद में, वैसे तो ऑप्शन से ही जा सकते हो, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट करके देख लो, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है क्या, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट देख करके देख लो, ये तो मतलब ये शायद परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, ऐसा मतलब ऐसे भी जा सकते हो। लेकिन हम लोग एग्जैक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, तो कैसे जाना है वो देख लेते हैं। चलो ठीक है। अब देखो स्लोप का तो प्रोडक्ट मिल गया, इसका स्लोप मिल गया, तो इसका बाजू वाली का मिल जाएगा। अच्छा एक और चीज़ क्या होगी, जो ये और बी को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ये और बी को अगर कनेक्ट कर दूं, तो क्या ये लाइन सेंटर से पास करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब इसके जो एंड पॉइंट से जो कॉर्ड पास करेगी वो क्या होना चाहिए, वो डायरेक्ट्रिक्स ही होना चाहिए, मतलब सॉरी क्या होना चाहिए, डायमीटर ही होना चाहिए, सही है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका रेडियस भी मालूम है, इसका रेडियस कितना है देख लो, आर जो होगा, आर कितना होगा, ये होगा √ऑफ g², मतलब होगा 1, और प्लस हो जाएगा कितना f², मतलब हो जाएगा ये 4, कितना आ जाएगा √5, मतलब इसका जो सेंटर है रेडियस है कितना है, √5 के बराबर है। और ये दोनों लेंथ कैसे सेम है, ये दोनों लेंथ अगर सेम है, और ये अगर डिस्टेंस कितना होगा √5 अगर होगा, मतलब ये टोटल कितना होगा 2√5 होगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है √5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होना चाहिए, √5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी बनेगा, ये कितना बनेगा 2√5, ये बन जाएगा डिस्टेंस तुम्हारा 2√5, इतना डिस्टेंस बन जाएगा ए बी। अब तुमको ये बी मालूम है, तो ये तुमको मालूम नहीं है, और ये मालूम नहीं, तो ये मालूम कर सकते हैं हम लोग। तो ये अगर इसको अगर x बोल रहे हो, तो ये भी तुम्हारा x ही होगा। अच्छा ये क्यों निकालना है अभी पता चल जाएगा आपको, अगर ये निकल जाता है। अच्छा वैसे भी क्या होगा, चलो कोई बात नहीं, ये पहले निकाल लेते, तो कितना आ जाएगा, तो ये होगा x², ये x² होगा, प्लस हो जाएगा कितना x² है ना, इसका भी तो x² ही होगा,
और इधर से कितना आ जाएगा, ये होगा 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना हो रहा है ये होगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कितना 4 इंटू होगा 5, तो ये कितना हो रहा है वैसे ये 2 होगा, तो इसका मतलब एक्स के लिए कितना आ जाएगी √10 आ जाएगी। तो ये आ गई तुम्हारी एक्स, मतलब ये भी डिस्टेंस कितना है तुम्हारा √10 है, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा √10 होगा। तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है इसका स्लोप, सिर्फ स्लोप अगर निकाल देना है तुम्हारे पास। अब ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, तो ये एंगल कितना होगा, ये तो 45 डिग्री होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, भी 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, ये जो ओ है और ये जो सी है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ये ज्वाइन कर लिया। अब इसको ज्वाइन करने के बाद देखो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, और ये तो सी ए और सी बी ये तो रेडियस है, इसका मतलब ये आगे वाली साइड भी तो इक्वली होगी ना इसके साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल भी इक्वल हो गया। एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो ये टोटल 90 डिग्री था, तो ये 45 ये 45 होगा, तो ये ऑलरेडी ये 45 था, ये 45 45 90 बन जाएगा। सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये है एंगल तुम्हारा 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, और इसका स्लोप तुमको मालूम है, इसकी 90 डिग्री जरूरत नहीं थी वैसे, इसका स्लोप तुमने एम कंसिडर कर लिया। तो इस लाइन का जो स्लोप है, मतलब हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे स्लोप ऑफ सी ओ निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी ओ मतलब एम ऑफ सी ओ कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा -2 माइनस हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 कितना आएगा, ये आएगा -2। सही है, और इसका तो स्लोप 1 है ही वैसे। तो अब इन दोनों के बीच में tan वैल्यू लगा देते हैं, तो tan 45 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम माइनस ऑफ एम माइनस और माइनस हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस हो जाएगा एम इंटू हो जाएगा -2। सही है, तो ऐसा बन गया। अब tan 45 कितना हो जाएगा, ये तो 1 के बराबर हो जाता है, और इधर कितना आ जाएगा m + 2 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2m। बस यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप किसका इसका मिलने वाला है, एक तो इस लाइन का मिलेगा, एक तो इस लाइन का मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस से आएगा, प्लस से अगर इसका आया तो माइनस से इसका आएगा। और हमको तो ऑलरेडी मालूम ही है क्या कि इस दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 ही होना चाहिए। तो ये कौन सा भी एक निकाल लेते हैं हम लोग, तो प्लस साइन लेके निकाल लेता हूँ, तो 1 माइनस हो जाएगा 2m और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा m + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि 2 इधर आएगा तो -1 होगा, और -2m उधर जाके +3m होगा, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगी -1/3 आ जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, ये एक स्लोप हो गया। तो दूसरा स्लोप कितना आना चाहिए, तो इसका दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, मतलब जो दूसरा स्लोप होगा हमारा कितना आएगा +3 आ जाएगा। तो ये होगा m1 की वैल्यू अगर कितना है -1/3 है, तो m2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो दो इक्वेशन आपको आराम से मिल जाएंगे, कौन से y = -1/3 इंटू एक्स, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y = जाएगा mx मतलब हो जाएगा 3x। सही है, तो इसका मतलब होगा ये 3y प्लस होगा x, तो x + 3y = 0 एक इक्वेशन होगा, और 3x - y = 1 0 दूसरा इक्वेशन होगा। तो ऐसे कोई ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन होना चाहिए। शायद इसमें ऑप्शन जो है वो गलत था, x + 3y एक ऑप्शन है, x + 3y, तो ये वाला हो गया x + 3y, और दूसरा जो था कौन सा था x + 3y ना, x + 3y और 3x - y, 3x - y, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो x + 3y हो गया, और इसको साइड चेंज कर लो तो कितना होगा, ये 3x - y = 0 होता। सही है, मतलब ऑप्शन बराबर ही था, वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही रख दो इसको। ठीक है, तो x + 3y एक ऑप्शन, मतलब इसका जो स्लोप आएगा -1/3 आया, और इसका स्लोप आएगा +3, दोनों का प्रोडक्ट कितना -1 है, मतलब सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री अगर आपको मालूम थी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, इफ द लाइन 2x - y + 1 = 0 is a tangent to the circle at point 2, 5 and the center of the circle lies on x - 2y = 4, then the radius of circle is। क्या बोला गया है, फिर से एक बार, यहाँ पे एक सर्कल दे दिया और एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है, दोनों भी, चलो एक सर्कल है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस सर्कल को कहाँ पे टेंजेंट है बोल रहा है, ये है 2, 5 पे, ये 2, 5 सर्कल का टेंजेंट है ना, टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट, हाँ सही है, 2, 5 ये होगा इसका टेंजेंट, और इसका लाइन का इक्वेशन भी मालूम है तुमको, ये होगा 2x - y + 1 और इक्वल हो जाएगा 0। और इसका जो सेंटर है, सेंटर अपने को दिया नहीं है, लेकिन ये सेंटर किस लाइन के ऊपर है वो हमको दिया गया है। तो ये समझो, मान लेते कि ये लाइन है और इसका इक्वेशन उसको दे दिया, कितना है x - 2y और होगा कितना, ये इक्वल हो जाएगा 4। तो ये होगा तुम्हारा दूसरी स्ट्रेट लाइन जिसपे सेंटर है। ठीक है, तो तुमको निकालना है इसका रेडियस। ठीक है, तो तुमने जब इस लाइन, इस पॉइंट को, मतलब सेंटर को और इस पॉइंट को अगर तुम ज्वाइन करते हो, सेंटर को और इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो, तो तुम्हारा क्या आ जाना चाहिए, तुम्हारा जो है ये लाइन यहाँ पे इस परपेंडिकुलर होती है, ये भी आपको मालूम है अच्छे से।
ठीक है। आपको ये सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, बराबर ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर मिल जाते तो आराम से क्या कर लेते हम लोग, ये जो पॉइंट है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते, ठीक है। लेकिन हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख लो। अच्छा, पहले तो तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मालूम है क्या, ये पहले देख लो, क्योंकि यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली केस दिख रही है। तो ये अगर तुम्हारा सेंटर सी है और अगर ये पॉइंट एम है, तो ये जो एम पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट से जो जा रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर 2x - y + 1 के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है वो तुम देख लो। ये कोई सी भी अगर लाइन है और ये पॉइंट तुम्हारा x1 y1, ठीक है, ये अगर तुम्हारा x1 y1 है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर टकराएगा ये पॉइंट, तो इस एम पॉइंट को क्या बोला जाता है, पी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो और इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, उसके लिए तुमको इस लाइन का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, ये x + by + c और = 0। सही है क्या, ठीक है। तो ये बनना चाहिए। तो अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसको तो मतलब बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी करके देख लेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो कितना होगा, देखो ये इसके कोऑर्डिनेट अगर चाहिए मतलब एम के, तो ये अगर x, y है तो कितना होगा, ये x - x1 डिवाइड बाय होगा कितना a, और इक्वल्स कितना आएगा, y माइनस हो जाएगा y1 डिवाइड बाय b, और इक्वल्स हो जाएगा कितना माइनस टाइम्स ये जो x1 y1 है इसके अंदर रख दो, तो ये इंटू x1 होगा, प्लस हो जाएगा b इंटू y1 होगा, प्लस हो जाएगा c, और टोटल डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, a² + b²। ये हो जाएगा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अगर तुमको इमेज चाहिए, पी का इमेज इस लाइन के अंदर चाहिए, तो बस यहाँ पे -1 के बदले सिर्फ -2 लिख दो, बाकी सेम फार्मूला होगा उसके लिए, इमेज के लिए होगा, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन में भी ये देख लिया है। मतलब सीधा से तुम क्या करो, इस पॉइंट को पैरामेट्रिकली सपोज कर लो, मतलब अगर y को अगर t सपोज कर रहे हो, y को अगर t सपोज कर रहे हो, तो x कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 2t, ये होगा तुम्हारा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, किसके, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये होगा x - t, x - 4 + 2t डिवाइड बाय होगा 2, और कितना आएगा y - t डिवाइड बाय होगा -1, इक्वल्स टू ये जो पॉइंट है इसके अंदर रख देंगे, डिवाइड बाय a² + b² करेंगे तो तुमको t की वैल्यू निकल जाएगी। t की वैल्यू जैसे निकल गई तो ये पॉइंट निकल गया, पॉइंट निकल तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ये पहला तरीका है। चलो कर ही लेते फटाफट, कितना आएगा देखो। तो पहले तो क्या कर लो तुम, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये 2,5 अपने को मालूम है। तो कितना होगा, देखो ये 2 माइनस होगा, 2 - 4 प्लस हो जाएगा 2t, बराबर है क्या ये, तो ये होगा x - x1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट इक्वेशन में तो हो जाएगा 2, फिर इसमें कितना आएगा 5 माइनस हो जाएगा t, और डिवाइड बाय कितना आएगा -1, और इक्वल्स कितना आना चाहिए माइनस टाइम्स ये जो 4 + 2t जो है इसके अंदर रख देंगे तो कितना आएगा, ये 8 प्लस हो जाएगा 4t। क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, x के बदले मैंने 4 + 2t रख दिया। ये 4 + 2t, t कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे y के बदले मैंने t सपोज कर लिया है, y के बदले t सपोज कर लिया, तो x कितना आ जाएगा 2t + 4, तो 2t + 4 हो गया ये, तो कितना होगा ये देखो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 प्लस हो जाएगा 4t, सही है ना, माइनस कितना होगा y कितना है t के बराबर है, और ये प्लस होगा 1, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा a² + b², a² + b² मतलब यहाँ पे कितना है 4 प्लस हो जाएगा 1, ऐसा कुछ बन गया। तो यहाँ से तुमको t की वैल्यू आराम से मिल सकती है, बराबर ना, इन दोनों को ही कंपेयर करने से मिल जाती शायद, तो मतलब आगे लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो कितना हो रहा है देख लो, ये होगा शायद 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये होगा 2 और ये होगा 1, सही है। तो कितना होगा 1 - 2 माइनस हो जाएगा t, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये होगा कितना t माइनस हो जाएगा 5, सही है। अब देख लो ये 2t को उधर लेकेंगे और 5 को इधर लेके आएंगे, तो ये 5 और होगा -1 इक्वल्स हो जाएगा 2t, तो t की वैल्यू तुमको मिल गई कितना 2, मतलब t मिल गया तुम्हारे लिए कितना, बस इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो ये हमारा काम हो गया, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर ना। तो t की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो तो ये पॉइंट तुमको मिल जाएगा, कितना हो रहा है देख लो, ये होगा 8 कॉमा हो जाएगा 2, मतलब तुम्हारा जो सेंटर है वो 8,2 है। चाहे तो इस पे रख के चेक कर सकते हो ये बराबर या नहीं है, तो यहाँ पे 8 आएगा और -4 मतलब 4 आएगा, ये बराबर चल रहा है, ठीक है। तो 8,2 है, तो बस आपको सेंटर इसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना था। तो रेडियस कैसे निकालोगे, √ऑफ कितना होगा, ये x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर, तो इतना इसका मतलब 8 - 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 2 - 5 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर मतलब होगा 3 का स्क्वायर, सही है। तो कितना आ रहा है ये 36 प्लस हो जाएगा 9 मतलब हो जाएगा √45, और ये बन जाएगा कितना 3√5, ऐसा होना चाहिए, सही है। तो होगा कितना 3√5, ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही क्या बात, देखो ये, ठीक है। एक तो तरीका ये था, या फिर दूसरा सीधा सीधा तरीका क्या है, सीधा सीधा तरीका तुमको तो सी के कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो तुम इसको h, k सपोज कर लो,
ठीक है। एच कॉमा के सपोज कर लिया तो एच कॉमा के इस लाइन के ऊपर आएगा, पहली केस तो। मतलब मैं इस मेथड 2 की बात कर रहा हूँ, ये अगर किसी को ज़्यादा लगती है या फिर समझ में नहीं आती है तो सीधी सी मेथड क्या है, एच कॉमा के इसको सपोज कर लिया तो एच कॉमा के इस लाइन के ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो एच माइनस हो जाएगा 2k और इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो ये पहली कंडीशन हो गई एच और के बीच में। और दूसरी कंडीशन कहाँ से लेके आएंगे, देखो ये जो लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, ये तो परपेंडिकुलर होगी इस नीचे वाली लाइन को, तो इसका मतलब इसका स्लोप इनटू इस लाइन का जो स्लोप होगा, दोनों का प्रोडक्ट माइनस होना चाहिए। तो बस उस वहाँ से एक दूसरी कंडीशन लेके आएंगे, तो क्या होगा, वो जो वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप k माइनस 5 डिवाइडेड बाई एच माइनस होगा 2 इंटू जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया था उसका स्लोप कितना आएगा, 2 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -1। सही है। बस फिर यहाँ से कितना आएगा, 2k माइनस हो जाएगा 10 और इक्वल्स हो जाएगा -h और होगा +2। सही है। तो h को इधर लेके आए तो h प्लस हो जाएगा 2k और इक्वल्स हो जाएगा कितना, 12। तो यहाँ से एक दूसरा लाइन आ गया, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये होगा हमारा दूसरा इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो h कॉमा k की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो दोनों को एडिशन ही कर लेते तो कितना आएगा, 2h इक्वल्स टू 12 + 4 कितना आएगा, 16। तो h की वैल्यू कितना आना चाहिए, 8 आ गई। तो h की वैल्यू जो 8 है वो इसमें रख देते हैं, तो 8 माइनस 12 माइनस 8 कितना होगा, 4। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो k की वैल्यू तुम यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो 8,2 यहाँ से भी 8,2 ही आया था। ठीक है, दोनों तरफ से ही ईजी है। वैसे तो इसमें तो और भी ईजी हो गया था, इसमें तो तुमको दो इक्वेशन बनाने पड़े थे। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात आपको। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो डिस्टेंस निकालो आप लोग। लोकस ऑफ द सेंटर of the circle such that point 2,3 is the midpoint of the chord 5x plus 2y equals 16। अच्छा, जो चीज़ें इस वाले चैप्टर में चलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब सर्कल के लिए, पैराबोला और इलिप्स के लिए ये चीज़ें ये वही चलेगी। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा कंसेप्ट आ जाता है कि अगर कोई सर्कल है और ये तुम्हारा क्वाड है और इस क्वाड का क्या है, तुम्हारे पास मिड पॉइंट मालूम है। मिड पॉइंट का मतलब अगर समझो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ये मतलब जहाँ पे इंटरसेप्ट लेंथ कर रहा है उतना लेंथ है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, और ये तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, ये है तुम्हारा x1 y1। ठीक है, तो अगर x1 y1 है और इसका इक्वेशन कुछ भी हो, जनरल हो या फिर स्टैंडर्ड हो, तो मैं जनरल ही लेता हूँ, तो फिर आप स्टैंडर्ड के लिए इसको नोट कर लेना। तो 2gx 2fy प्लस हो जाएगा c, ऐसा कोई अगर इसका इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड होता तो ये दो टर्म नहीं रहते इसके अंदर और c उधर उस साइड होता। ठीक है, तो ये अगर इक्वेशन है तो तुमको अगर इस ए बी का इक्वेशन चाहिए, मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए, समझो, मतलब जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, बराबर ना, हुज मिड पॉइंट इज गिवन ना, इसका मिड पॉइंट अपने को मालूम है कितना है, ये पी पॉइंट तो मिड पॉइंट ही है उसका। अगर ऐसा मिड पॉइंट अगर आपको मालूम होता है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होना चाहिए, ये होता है t इक्वल्स टू s1, ये होना चाहिए t इक्वल्स टू s1। ये जो चीज़ है t इक्वल्स टू s1, जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, कहीं पे भी दिखाई देगा t इक्वल्स टू s1, उसमें सिर्फ इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग वही रहेगा। ये इक्वेशन होता है क्वाड का ही, जिसका मिड पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब में कांस्टेंट ही है। तो t मतलब क्या, तो इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर मान लो, कर्व के ऊपर मान लो और उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन मान लो। तो t का जो इक्वेशन आएगा, देखो क्या आएगा, t मतलब क्या होता है, तो t मतलब जहां पे भी x² है उसको लिख दो x इंटू x1, जहां पर भी y² अगर होता है तो उसको y इंटू y1 लिख दो, जहां पे भी x होगा तो उसके बदले तो x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 रख दो, और जहां पे भी y होगा उसके बदले लिख दो y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, और कांस्टेंट को लिख दो प्लस सी का प्लस सी। बस ये होता है t का मतलब। और s1 का मतलब क्या होता है, बस ये जो पॉइंट है x1 y1 इस इक्वेशन में रख दो जैसे को वैसे, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2g इंटू x1 प्लस हो जाएगा 2f इंटू y1 और होगा ये प्लस c। बस ये होगा इसका इक्वेशन। सही है, तो बस इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो जो इक्वेशन आएगा वो इस ए बी का इक्वेशन होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट हुज, मतलब इक्वेशन ऑफ क्वाड ए बी हुज मिड पॉइंट इज गिवन, ये होता है। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तीनों चैप्टर में कांस्टेंट ही है। मतलब इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है इस वाले मतलब इस वाले क्वेश्चन में, वो बात अलग है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे मिड पॉइंट का जिक्र हुआ था इसलिए मैंने वो कंडीशन बोल दिया। ठीक है, मतलब वो इक्वेशन बोल दिया। तो ये ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे कि ये कोई सर्कल है जिसका इक्वेशन का आता पता अपने को मालूम नहीं है, लेकिन उसका सेंटर का हमको लोकस निकालना है। ठीक है ना, और जो सच दैट पॉइंट 2,3 इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्वाड, मतलब ये जो क्वाड है इसका इक्वेशन अपने को गिवन है। तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 2y और ये -16 और इक्वल 0। शायद ये वाला कंसेप्ट जो है इसमें कुछ काम का नहीं है, लेकिन वो याद रखो, ये कहीं पे भी काम आएगा। ठीक है,
आगे भी शायद कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग उसमें उसको यूज़ करेंगे। तो तुमको सेंटर का लोकस निकालना है, तो लोकस के तो प्रॉब्लम तुम कैसे सॉल्व करते हो, जिसका भी सेंटर लोकस निकालना होता है तुम उसको एच कोमा के कंसिडर कर लेते हो उस पॉइंट को, फिर जो भी ज्योमेट्री है उसमें एच और के बीच में रिप्रेजेंट करते हो। अगर सीधा सीधा रिप्रेजेंट हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो तुम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर लेते हो एक्सटर्नल, फिर बाद में जैसे ही कंडीशन बन जाती है उसमें से उस वेरिएबल को रिमूव कर देते हो। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है लोकस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बराबर ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी क्या है कि इसका इक्वेशन तुमको दिया गया है और इसका मिड पॉइंट एक तुमको मालूम है, कितना है मिड पॉइंट, ये है 2,3, बराबर क्या, ये होगा तुम्हारा 2,3 इसका मिड पॉइंट। अच्छा, ये अभी आज ही क्लास में इस वाला हमने जो स्टार्टिंग में जो कुछ नोट्स बना रहे थे उसमें ऐसा बोला था कि जो सेंटर से अगर मिड पॉइंट को अगर हम लोग लाइन ज्वाइन करते हैं तो ऐसे लाइन ये जो क्वाड होती है उसको परपेंडिकुलर होती है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब कंडीशन तो यहीं से बन जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट तो तुमने एच कोमा के बीच में लिखा, ये पॉइंट तो तुमको गिवन है और इस लाइन का स्लोप भी मालूम है। मतलब तुम्हारा जो वर्टिकल लाइन है जिसका जो स्लोप है कितना आएगा, के माइनस होगा 3 डिवाइड बाई कितना आएगा, एच माइनस होगा 2। ये लाइन का स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप इंटू इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का कितना आएगा -5/2 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना होगा, ये 5k माइनस हो जाएगा कितना 15 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होके ये होगा 2h और होगा -4। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा कि ये 2h और होगा -5k और ये -15 भी उधर चला जाएगा तो ये +11 और इक्वल्स टू 0 होगा। सही है, तो मतलब इक्वेशन बनेगा 2x माइनस हो जाएगा 5y और होगा कितना ये +11 और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ किसका, मतलब ये क्या है, लोकस है सेंटर का। तो 5x माइनस 5y + 11 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, मतलब 2 स्टेप का ये प्रॉब्लम था, अगर एक कंसेप्ट आपको मालूम है तो सही है। और यहाँ पे ये वाली चीज़ हमने बोल तो दिया है, बेकार तो नहीं जाएगा। जिसका भी सेंटर लोग मतलब मिड पॉइंट मालूम है और उस वाले केस में अगर हमको क्या निकालना है, इस क्वाड का अगर इक्वेशन निकालना है तो उसमें क्या करोगे तुम, t इक्वल्स टू S1 लगाओगे। t ऐसा निकालना होता है, S1 मतलब वो पॉइंट उस इक्वेशन में रख देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 कॉन्करेंट सर्कल्स विथ सेंटर्स एट 2,3 एंड 5,6 विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स हैव रेडियस इक्वल्स टू। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जिसके रेडियस जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये एक सर्कल ले लेता हूँ मैं और ये एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है, दो सर्कल है, बेसिकली उनका जो रेडियस है वो सेम है, मतलब दोनों का इक्वल रेडियस है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट, मतलब इक्वल सर्कल है। एक का सेंटर जो है तुमको गिवन है कितना 2,3 और दूसरे का जो सेंटर है कितना है 5,6 है। तो ये दोनों के दोनों आपको मालूम है इसके सेंटर्स 5,6 और 2,3। सही है, अब इसके बाद क्या बोला गया कि ये जो 2 सर्कल है, सॉरी ये मैंने सेपरेट निकाला है लेकिन इनको इंटरसेक्ट कराना है। ठीक है, इसको इंटरसेक्ट कराना है और ये इंटरसेक्ट किस में करेंगे, राइट एंगल में करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, किसका रेडियस निकालना है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर 2 सर्कल है अपने पास और वो इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है, अगर ये 2 सर्कल है, ये वाला एक सर्कल हो गया और एक दूसरा सर्कल ये हो गया, अगर ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है तो इनके बीच का एंगल भी बनेगा कुछ ना कुछ। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी तो कुछ ना कुछ बनेगा ना। तो ये एंगल कैसे निकालते हैं, बेसिकली ये एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये 2 कर्व के बीच का एंगल बेसिकली क्या होता है कि ये जहाँ पे कट कर रहा है, ये 2 कर्व जहाँ पे कट करते हैं उनके बीच के टेंजेंट के बीच का, मतलब वहाँ पे दोनों सर्कल को रिस्पेक्टिवली टेंजेंट खींचो। पहले वाले सर्कल को खींच लिया और दूसरे वाले सर्कल को खींच लिया, तो इन दोनों के बीच का जो इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही 2 सर्कल के बीच का एंगल होता है या फिर 2 कर्व के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो वो एंगल कैसे निकाल रहे थे हम लोग, cos थीटा इक्वल्स टू क्या था, ये था r1 स्क्वायर प्लस था ये r2 स्क्वायर माइनस था ये d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू r1 r2 बराबर है क्या ये। तो ये था तुम्हारा दोनों सर्कल के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, बराबर है क्या। और अगर ये जो 2 सर्कल्स है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉड लगाना है तो मॉड लगा दो, ठीक है ना। तो अगर क्या लगाना है, अगर ये दोनों सर्कल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब क्या आना चाहिए कि मतलब इसके बीच का एंगल जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सही है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो इन सर्कल्स को क्या बोला था, ये बोला जाता है ऑर्थोगोनल सर्कल्स, बराबर ना। ये शायद बहुत बार बार नाम आएगा ये ऑर्थोगोनल
तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। सही है, मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये जो टेंजेंट है ये पहले वाले सर्कल का और ये जो दूसरे वाले सर्कल का है, अगर ये ऑर्थोगोनल सर्कल होते मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री। मतलब दोनों टेंजेंट कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही है क्या, दोनों टेंजेंट कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही है, इतनी बात समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये 2 इंटू R1 R2 इधर आके 0 हो जाएंगे। मतलब क्या होना चाहिए कि R1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा R2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, डी स्क्वायर होना चाहिए। देख लो ये ऐसी कंडीशन बनेगी क्या वहाँ से, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा डी स्क्वायर। अच्छा डी क्या है, डी है इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। C1 अगर यहाँ पे होता है, C2 अगर यहाँ पे होता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, डी मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मतलब डी है। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर। ये होती है पहली कंडीशन अगर ये ऑर्थोगोनल सर्कल होते तो। ये किसके बीच में है, R1 R2 और D के बीच में, मतलब सेंटर बिटवीन सेंटर्स के बीच में है। लेकिन अगर इक्वेशंस में जाते हैं तो क्या होगा ये कंडीशन, 2 इंटू G1 और ये होगा इंटू G2 प्लस हो जाएगा कितना 2 इंटू F1 इंटू होगा F2 और इक्वल्स हो जाएगा कितना C1 प्लस C2। ये होती है कंडीशन इक्वेशन के बीच में। मतलब दो इक्वेशंस आपको गिवन है जिसका मतलब पहला इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1 इंटू एक्स प्लस 2F1 वाई प्लस C1 इक्वल 0 और दूसरे इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है G F C उसको G2 F2 और C2 कर लो, तो उनके बीच में जो कंडीशन होती है ये होती है। बराबर है क्या, इसके ऊपर भी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट चल चुका था इसलिए मैंने ये बोल दिया यहाँ पे, तो इसको भी अच्छे से याद रख लेना, इसको भी कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन शायद ये तो कंडीशन यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, लेकिन ये शायद इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो दोबारा एक बार बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्कल है दोनों इंटरसेक्टिंग है, बराबर ना। तो अगर दोनों सर्कल अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसकी तो बात है नहीं वैसे फिर, तो इसको अगर चाहे तो तुम रिमूव कर सकते हो, फिर इसको इग्नोर मारो अभी के लिए। तो ऐसे बना दिया तो बाजू में रहने दो उसको अभी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सर्कल बना लिया। ठीक है, ये सर्कल बना लिया। अब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा और यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसके बीच का जो मतलब ये कितना है तुम्हारा, ये है R1 बराबर, ऊपर वाले का रेडियस, और ये कैसा है, ये है R2 बराबर ना। और ये शायद R1 और R2 भी हमको गिवन होने चाहिए थे और गिवन है शायद। देखो दोनों के सर्कल के रेडियस, अच्छा मतलब कॉन्कुरेंट है, मतलब कैसा है कि दोनों की रेडियस कैसे है, सेम ही है। मतलब R1 और R2 क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों R होना चाहिए। ये हमको अभी मालूम नहीं है, शायद वही निकालना है हमको। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों रेडियस सेम है, उसको हम लोग R बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट मालूम है दूसरा, ये 2,3 एक है और 5,6 एक है। तो इसका मतलब D मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो पहले D निकाल दो, D कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 5 - 2 होल स्क्वायर मतलब होगा 9 प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये फिर से 9। तो कितना आ रहा है ये 3√2 हो जाएगा। सही है, तो अगर ये सर्कल, ये दोनों सर्कल अगर ऑर्थोगोनल है मतलब क्या होना चाहिए, ये होगा R1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा R2 का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा D स्क्वायर। मैंने ये क्यों लगा दिया, क्योंकि मुझे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मालूम है और मुझे R निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई इक्वेशन गिवन नहीं है। अगर इक्वेशन गिवन होता तो मैं कंडीशन कौन सी लगा देता, ये नीचे वाली लगा देता, लेकिन मुझे इक्वेशन मालूम ही नहीं है, तो ये हम क्यों लगाएंगे। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल D स्क्वायर से काम बन जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे जो है ये R1 R2 तो दोनों सेम ही है, तो इसको तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू R स्क्वायर, क्योंकि ये भी R है ये भी R है, और D कितना है हमारे पास, ये 3√2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा शायद। सही है ना, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9। तो मतलब R की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी, +3 आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितना है, +3, मतलब ये तुम्हारा बी ऑप्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3,0 एंड -3,0। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स दिया है और ये दोनों फिक्स पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। इफ द वर्टिकल एंगल BAC इज 90 डिग्री देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC हैज इक्वेशन। तो अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंट्रोड्यूस करना है तो कर लो, लेकिन शायद मुझे तो नहीं लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर भी हम लोग देखते हैं कितना जरूरत पड़ता है उतना ले लेंगे। ठीक है, ए एंड बी फिक्स पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ये है 3,0 और -3,0। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है -3,0 और 3,0। वर्टिकल एंगल BAC मतलब ये कौन से बी पॉइंट फिक्स है ना, मतलब शायद ये लाइन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये डायमीटर बनना चाहिए। ठीक है ना, क्यों डायमीटर बनना चाहिए समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन जाएगी
और अगर हम सर्कमफरेंस के ऊपर अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 90, ये तो तुम्हारा होगा कौन सा, बी सी पॉइंट होगा, ये पॉइंट सी होगा और ये पॉइंट होगा बी, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट से कितने होना चाहिए, -3,0 होना चाहिए, और ये होना चाहिए 3,0। मतलब ये कोऑर्डिनेट थ्योरी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है तुमको, एक ये पॉइंट यहाँ पे कहीं लेना है, और उसने क्या बोला कि ये इसको जब कनेक्ट करेंगे, मतलब बी ए सी, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, और इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ये जो बी सी है इसका डायमीटर होना जरूरी है, सही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, देख लो अभी इतना बोलने के बाद हमको क्या चाहिए, सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए। अच्छा, सेंट्रॉइड का लोकस निकालने के लिए क्या होगा, देखो डायरेक्ट सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, उसके लिए हमको इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना पड़ेगा, सही है। तो बहुत सारे मेथड है वैसे, तो कैसे कैसे है, एक तो हमको क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल का जो इक्वेशन होगा कैसे होगा, सर्कल का इक्वेशन होगा, इसका सेंटर देखो कितना है, ओरिजिन है, कैसे, क्योंकि ये बीसी का मिड पॉइंट तो क्या होगा, सेंटर होगा ना हमारा, सही है। और रेडियस कितना आ जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है, मतलब कितना आएगा, इस सर्कल का जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा कितना, x² + y², ये होगा x², और प्लस होगा y², और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये होगा तुम्हारा किसका इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, ये सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जो ये पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर ही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉइंट को हम लोग कैसे करेंगे, पैरामीट्रिकली सपोज करेंगे 3 cos थीटा, और ये होगा 3 sin थीटा। समझ में आ रही बात आपको, सही है। और हमको क्या चाहिए कि इसका सेंट्रॉइड चाहिए, तो सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं है ऐसा मान के चलता हूँ मैं, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं h, k, ठीक है। तो तुमको ए के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो तुम क्या कर सकते हो कि h, k के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो h कैसे निकलेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट किसका, सेंट्रॉइड का, तो सारे x कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो, सारे x कोऑर्डिनेट को ऐड करके क्या करना पड़ेगा तुमको, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा -3, मतलब 3 से, तो 3 cos थीटा, 3 - 3 डिवाइड होगा 3, सही है क्या। तो इसका मतलब h की वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई cos थीटा, सही है क्या, h की वैल्यू कितना आ गई, cos थीटा आ गई। फिर देख लेंगे कितना, अब y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा देखो k इक्वल टू होना चाहिए कितना, ये होगा 3 × sin थीटा, और फिर इधर भी 0 है और इधर भी 0 डिवाइड होगा 3, तो sin थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो भी k आ गई, सही है। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि sin² + cos², मतलब ये जो होगा इसमें से थीटा को हमको रिमूव करना है, तो कितना होगा फिर, थीटा को अगर रिमूव कर देना है तो क्या आएगा इसका लोकस, देखो तो cos² + sin² कितना हो जाता है, या फिर sin² थीटा + cos² थीटा, ये तो 1 होना चाहिए, सही है ना, ये तो प्रॉपर्टी है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा h², ये बन जाएगा k², और इक्वल्स हो जाएगा 1, मतलब लोकस क्या बन गया, x² + y² इक्वल्स हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, ये इतना ईजी था। ओके, अगर तुमको इस वाले मेथड से जाना नहीं है तो मैं एक और मेथड बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ दूसरे भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो मुझे मतलब ये मेथड बोलने का मेरा जो ये है वो कंसेप्ट है। वैसे देखो, इसमें हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर तो मिल गया तुमको, क्या मिल गया आपको सेंटर, ये कौन सा है, ये है 0,0, बराबर ना। तो सेंटर मिल गया इसका, मतलब जो सर्कल है उसका सेंटर मिल गया, वो क्या है, ओरिजिन है। क्या इसको हम लोग सरकम सेंटर बोल सकते हैं क्या, इस ट्रायंगल का, ये होगा तुम्हारा सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, बराबर ना, हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये जो ट्रायंगल ABC है उसके वर्टाइसिस से ही पास कर रहा है ना, तो सरकम सेंटर तो यही होगा 0,0। अच्छा, इसका ट्रायंगल ABC का क्या मुझे आर्थो सेंटर मालूम है क्या, एच मालूम है क्या, ट्रायंगल ABC का मुझे आर्थो सेंटर चाहिए। देखो आर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, आर्थो सेंटर का मतलब होता है कि हर एक वर्टेक्स में से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये 3 परपेंडिकुलर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग आर्थो सेंटर बोलते हैं। ये बात सही है क्या, तो यहाँ पे देख लो, मैं C पॉइंट से इस आगे वाले पॉइंट के ऊपर, मतलब ये अगर आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वही आर्थो सेंटर होता है, ये आपको मालूम है तो बात वहीं पे खत्म है। जिन को मालूम नहीं है उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि इस वर्टेक्स से लेकर ये बी साइड है उसके ऊपर हमको परपेंडिकुलर करना है, तो बस यही तो हो गया ना, परपेंडिकुलर हमारा यहीं पे आ गया। और फिर बी वर्टेक्स से लेकर AC के ऊपर परपेंडिकुलर करना है, तो बस यहीं पे आ गया, मतलब 2 लाइन तो यहीं पे मीट कर गए। तो इसका मतलब अभी तीसरे पॉइंट से भी अगर हम लोग परपेंडिकुलर करेंगे तो वहीं पे आ जाएगा अगले वाली साइड को।
मतलब जहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये पॉइंट ही हमारा क्या है, इसमें ये है आर्थो सेंटर। समझ में आ रही बात आपको? ये होगा तुम्हारा आर्थो सेंटर, ठीक है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है क्या? इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ए कोमा बी सपोज कर लेंगे। ये सपोज नहीं करेंगे, मतलब मैं दूसरी मेथड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कोमा बी, मतलब सिर्फ यहीं से देख लो, आपको क्या क्या मालूम है, सिर्फ डायग्राम मालूम है, इसका इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं मालूम, तो ये छोड़ दो सब कुछ। ये कोमा बी इसके हमने आर्थो सेंटर मान लिया, ठीक है। तो मतलब आर्थो सेंटर इसमें क्या है, ये है तुम्हारे पास ए कोमा बी, ठीक है। ये अपने को कोई आइडिया मालूम नहीं है, मतलब इसके बारे में कुछ मतलब आगे कुछ मालूम नहीं है। और इसका जो है कितना अर्थ सरकम सेंटर है 0,0। अब तुमको निकालना है इसका सेंट्रॉइड, ठीक है। इसको तो हम लोग एच बोलेंगे ना, ये एच का कोऑर्डिनेट कौन सा, ये है। तो सेंट्रॉइड कैसे आएगा, सेंट्रॉइड ये होगा जी, इसको अगर मैं सेंट्रॉइड बोल रहा हूँ जिसका हमको लोकस निकालना है, तो इसको हमने एच कोमा के कंसिडर कर लिया। अब सीधी सी बात है, ये ओ जी और एच के बीच में एक रिलेशन मालूम होता है, ठीक है। और हमने स्ट्रेट लाइन के भी में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये अगर तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ये आर्थो सेंटर, ये क्या होते हैं, हमेशा कोलिनियर होते हैं, और उनका रेशियो भी फिक्स होता है। और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो होगा 1 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो होगा 2। मतलब जी जो पॉइंट है ओ और एच को इंटरनली डिवाइड करेगा 1:2 में। ये तुमको मालूम है 0,0 है, ये तुमको एच कोमा के ये निकाल देना है, और ये इसके कोऑर्डिनेट तो तुमने ये कोमा बी सपोज कर लिया है। तो ठीक है, तो कितना होगा, एच के जो वैल्यू है, एच की वैल्यू कितना आएगी, 2 इंटू 0, 0 होगा, 1 इंटू ए, तो ये होगा ए बाई 3। के कितना होना चाहिए, 2 इंटू 0, 0 होगा, 1 इंटू बी, तो होगा बी, और डिवाइड बाय होगा 3। मतलब तुमको ए की वैल्यू मिल गई कितना, 3h, और बी की वैल्यू मिल गई कितना, 3k। तो तुमको ये मिल चुका है और बी मिल चुका है। तो अब ये और बी को तुमको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करोगे, तो सीधी सीधी सी बात है, तुमको इस ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर मिल गया 0,0 है, इसका रेडियस भी मिल गया 3 है। तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल मिल जाएगा तुमको कितना, x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, जो कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब जो ये कोमा बी पॉइंट है, ये तो ये के कोऑर्डिनेट्स है, तो ये के अगर कोऑर्डिनेट्स है तो सर्कल के ऊपर आ जाना चाहिए। तो सर्कल के ऊपर अगर आ रहा है तो ये और बी इसमें अंदर रख दो, तो तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका लोकस मिल जाएगा। तो कितना आएगा, ये 3h इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर आएगा कितना 3k इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इक्वल्स हो जाएगा 9, ठीक है। तो कितना होगा, ये 9, ये 9 और ये 9 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं ये मेथड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये जो प्रॉपर्टी है अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। तो और ये वाले इसमें जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहीं पे इसका आर्थो सेंटर आ जाता है। और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, ये क्या है, ये जो सरकम सेंटर है क्या है, इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस क्या होता है, हमारा सरकम सेंटर होता है, ठीक है। ये समझ में आ रही है चीज़, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A straight line with slope 2 and y intercept 5 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equals 0 at a point q, then the coordinates of q। ये तो बहुत इजी हो गया वैसे। अभी जो हमने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारा क्या है, ये है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन सर्कल है, और एक हमारी एक इसके टेंजेंट मान लेते हैं, ये होगा इसका टेंजेंट, ओके। अब इसने क्या बोला कि जो स्ट्रेट लाइन है जो कि टेंजेंट है उसका जो स्लोप है कितना है, 2 है, और y इंटरसेप्ट कितना होगा, 5 होगा। तो ये इसका इक्वेशन क्या बनना चाहिए, इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू mx, mx मतलब कितना, स्लोप तो 2 है, और इसका जो क्या बोलते हैं y इंटरसेप्ट कितना होगा, ये 5 होगा। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये होगा इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सही है। अब ये सर्कल जो है इसका इक्वेशन तुमको मालूम है, इसका इक्वेशन अगर मालूम है तो इसका सेंटर कितना आएगा, -8, ये सेंटर थोड़ा ऊपर चला गया लेकिन एडजस्ट कर लो, ये -8 होगा -6, सही है। इस सर्कल का सेंटर है। अब देख लो तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसके मतलब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो मतलब जो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 जहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सीधी सी बात है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट तुमने अभी अभी निकाला था, क्या था तरीका, अगर तुम इसको x, y बोल रहे हो, इसको अगर x, y बोल रहे हो तो क्या होगा, तो ये होगा y प्लस 6, ठीक है, y प्लस 6 डिवाइड बाय कितना आएगा, सॉरी क्या पहले तो x का x, चलो y लिखो या x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना लिखना है, तो x प्लस होगा 8 क्योंकि x माइनस x1 होता है, डिवाइड बाय x का जो कोएफिशिएंट है कितना आएगा, 2 आएगा,
इक्वल्स टू वाई प्लस हो जाएगा 6 और वाई का जो कोएफिशिएंट है उसके अंदर कितना आएगा -1। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको एक साइड पे लेके आना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई प्लस हो जाएगा 5 और इक्वल 0, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये होगा -1 और इक्वल्स हो जाएगा माइनस टाइम्स ये -8 कॉमा -6 उसके अंदर रख दो तो ये होगा -16, ये होगा +6 और ये +5 होगा और नीचे जो आएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5। बस फिर ये कितना है देख लो, ये यहाँ से बन जाएगा शायद ये -10 + 5 मतलब होगा -5 तो ये होगा +1, सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 माइनस होगा 8 और y की वैल्यू आ जाएगी -1 और होगा -6। तो ये होगा x की वैल्यू कितना -6 और y की वैल्यू कितना आ जाएगी -7। तो -6 -7 है क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन है, ये तुम्हारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, मतलब इसमें सी की वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ी तुमको, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, अगर तुम इसको x, y बोल रहे हो तो x, y किसके ऊपर है? ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर है, मतलब ये कंडीशन तो तुम्हारी यहाँ पे ही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहाँ से लेके आओगे? तो ये अगर इसको परपेंडिकुलर है, इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका स्लोप तुमको मिल जाएगा y + 6 डिवाइड बाय x + 8, ये होगा इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप तो कितना 2 के बराबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो तो -1 आएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन आएगी और यहाँ से एक इक्वेशन से कंडीशन आ जाएगी, तो दोनों को सॉल्व कर लो तो भी हमको m के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, लेकिन ये इजी है उससे, हाँ ये तो यही कर लो, ठीक है। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3k passes through the origin and meets the coordinate axis at a and b, then the locus of centroid of triangle OAB is, ठीक है। तो क्या क्या बोला गया है? तो जो सर्कल है जिसका रेडियस है 3k passes through origin बोला है एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a and b। तो पहले तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इसमें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये होगा एक एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस हमारा, और एक सर्कल है जो कि पासेस थ्रू ओरिजिन है ना, ये कुछ ऐसा सर्कल होना चाहिए हमारा, और ये होगा हमारा ओरिजिन। तो ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। और इस जो सर्कल है वो मतलब भले ओरिजिन से पास कर रहा है और रेडियस तो 3k है, लेकिन ये जो ये ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस अगर चेंज हो सकता है ना, थोड़ा ऊपर हो सकता है थोड़ा नीचे हो सकता है ऐसा, तो ये इंटरसेप्ट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर वो चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, ए एंड बी को कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करा, तो आपको चाहिए क्या? सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए ओ ए बी का, मतलब ये जो सेंट्रॉइड है ओ ए बी उसका हमको लोकस चाहिए। तो ये तो अभी अभी जैसे हमने किया था वैसे ही प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो एंगल बन रहेगा वो तो 90 डिग्री बनेगा ही यहाँ पे। इसका मतलब जो ओ है वो हमारा क्या है? वो जो है वो हमारा अर्थो सेंटर है, वही क्या है हमारे इसमें 0,0 जो होगा ये हमारा क्या होगा? इस वाले केस में अब अर्थो सेंटर होगा, बराबर ना, ये होगा हमारा अर्थो सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर मालूम है आपको? इसका सरकम सेंटर मतलब सी जो है इस वाले केस में कितना होगा? ये अगर सी है तुम्हारा सेंटर, मतलब देखो सिर्फ सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये अपोजिट जो साइड होगा इस 90 डिग्री के वो तो डायमीटर होगा, और डायमीटर भी होगा और उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस भी है। और हमने क्या बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वहाँ पे तो होगा क्या? हाइपोटेन्यूस, मतलब हो जाएगा अर्थो सेंटर। और ये जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? सरकम सेंटर होगा इस ट्रायंगल एबीसी का। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट को मैंने ये 0 बोल दिया और इसको 0,b बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे मुझे कितना? a/2 और b/2, ये होगा a/2 और ये होगा b/2। सही है, समझ में आ रही बात आपको? ओके, मतलब तुमको सेंटर मिल गया है a/2 और b/2। अब तुमको इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है, किसके? इस पॉइंट के, ये 0 है और इसके 0,b है, तो इसका मतलब इसका सेंट्रॉइड भी मिल जाएगा। फिर आपको सेंट्रॉइड जी कैसे मिलने वाला है? तो ये मिल जाएगा 0 + a प्लस हो जाएगा 0 डिवाइड बाय होगा 3, और इधर कितना आएगा? 0 प्लस हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा b डिवाइड बाय होगा 3, ये होगा तुम्हारा सेंट्रॉइड। सही है, मतलब ये जो ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे कहीं इसका सेंट्रॉइड होगा उसका ये रिलेशन है, ठीक है। तो अब तुमको चाहिए क्या? इसका ही लोकस चाहिए ना, सेंट्रॉइड का ही लोकस चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारा ये एच कितना है? एच मतलब एच कोमा के सेंट्रॉइड को मान लेंगे हम लोग, इसके कोऑर्डिनेट मानेंगे एच कोमा के, तो एच की वैल्यू तुमको मिल गई कितना? a/3, ये मिल जाएगा तुमको a/3, और k जो मिल गया कितना? b/3, ये होगा तुम्हारा b/3। तो h मिल गया है, k मिल गया है, बस तुमको a एंड b को रिमूव कर देना है, ठीक है ना। a की वैल्यू कितना है? 3h है, और b की वैल्यू कितना हो गई? 3k होगी। ये सेम लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, ऐसा एक हमने किया था ना, वही उसी टाइप का दिख रहा है वैसे ही। हाँ, ए की वैल्यू कितना है? 3h है, बी की वैल्यू कितना है? 3k है, तो बस ए एंड बी को रिमूव करना है। तो ए एंड बी को रिमूव करने के लिए तुम्हारे पास कैसे है? तो एक तो तुम्हारे पास इन तीनों के इसमें एक रिलेशन मालूम है, OGS प्रॉपर्टी, उधर से भी कर सकते हो, या फिर
या फिर क्या कर सकते हो, देखो तुमको तो इसका सेंटर तो मिल ही गया ना, ये a/2 कॉमा b/2, और इसका रेडियस भी तुमको मालूम ही है 3k के बराबर है, तो तुम इस सर्कल का इक्वेशन ही बना लो, ठीक है ना। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस a/2 डिवाइड, इसका होगा स्क्वायर, इसका होगा स्क्वायर, प्लस y माइनस हो जाएगा b/2, इसका होगा स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 3k का स्क्वायर, सही है, ये बन जाएगा तुम्हारा 3k का स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको। या फिर ऐसे भी चल जाएगा ना, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इतना, ओरिजिन से लेकर सी तक का कितना आना चाहिए बोलो, ये 3k आना चाहिए, मतलब ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसका रेडियस कितना आना चाहिए 3k आना चाहिए, उसने बोला है साफ साफ, तो सेंटर से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 3k होना चाहिए, तो वहीं से कर लेते हैं, तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा अपने को, तो क्या कर लो, ओरिजिन मतलब ओरिजिन से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ a/2 का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर होगा, प्लस ओरिजिन से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस आएगा, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा b/2 का स्क्वायर, और ये आ जाना चाहिए 3k के बराबर, सही है। तो a/2 और b/2 की वैल्यू यहाँ से लिख लो, कितना है 3h और 3k है रेस्पेक्टिवली, तो कितना होगा ये स्क्वायर बाय होगा 4, प्लस हो जाएगा b स्क्वायर बाय होगा 4, और इक्वल्स हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, सही है। तो ये स्क्वायर मतलब कितना होगा 3h का स्क्वायर, 3h का स्क्वायर, सही है। तो 3h का स्क्वायर डिवाइड बाय होगा 4, प्लस यहाँ पे आएगा कितना 3k का स्क्वायर, और डिवाइड बाय होगा 4, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर, और ये होगा कितना, ये 9, ये 9 और ये 9 कैंसिल होगा, और यहाँ पे h का स्क्वायर मतलब हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो उधर लेके जाएंगे, और ये k का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, और इक्वल्स हो जाएगा 4k स्क्वायर, ऐसे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो ये आंसर है क्या, देख लो, ये बस ये ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर। समझ में आ रही है, तो शायद इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इसकी, तो इधर से हमने बना लिया। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंक्लाइन एट एन एंगल 5/4 टू द x एक्सिस सच दैट द टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और एक दूसरा इक्वेशन है इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ्स ऑन इट। क्या बोलना चाह रहा है कि दो सर्कल है तुम्हारे पास, ये वाला पहला सर्कल हो गया, और शायद इसका सर्कल का रेडियस आपने कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे दो सर्कल्स हो सकते हैं, रेडियस कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों के ऊपर जो इंटरसेप्ट हो रहे इंटरसेप्ट देगी वो सेम दे देगी। मतलब क्या कि यहाँ पे जो ये यहाँ से जो आपका जो इंटरसेप्ट आ रहा है इस लाइन के ऊपर, मतलब ये से लेकर बी, अगर ये इंटरसेप्ट है पहले वाले सर्कल के ऊपर, और सी से लेकर डी ये है इंटरसेप्ट दूसरे वाले सर्कल के ऊपर, तो इसका जो लेंथ होना चाहिए, मतलब ए बी का जो जितना लेंथ होगा उतना ही सी डी का लेंथ होना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ठीक है। और उसके लिए तुमको क्या चाहिए, ये जो इक्वेशन है इस लाइन का, ये इक्वेशन बनाना है, ठीक है। जो अब क्या करेंगे, देखो ये सर्कल तो है तुम्हारा जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये होगा तुम्हारा ओरिजिन, और ये होगा इसका रेडियस कितना है इसका 2 के बराबर है, ये हमको मालूम है, रेडियस की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी मालूम नहीं अभी, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे देख लो इसका जो सेंटर है कितना होगा, ये होगा 5,7, ये होगा इसका 5,7, और रेडियस जो है अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग निकालेंगे। और दूसरी चीज़ क्या मालूम है, ये जो लाइन है उसका जो एक्स एक्सिस साथ जो एंगल है कितना होगा π/4, इसका मतलब हमको इस जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप मिल गया, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि tan वैल्यू होती है उसका स्लोप, सही है। मतलब रफली इसका जो इक्वेशन होगा कैसे होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ऐसे बना लेंगे, तो ये होगा y इक्वल्स टू m मतलब कितना 1 है, इंटू होगा x प्लस होगा c, मतलब सिर्फ इसमें एक वेरिएबल हमको मालूम नहीं है, और वो अगर निकल गया तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स हो जाएगा 0, x माइनस वाई प्लस सी इक्वल 0 होगा। तो देखा जाए तो बहुत सारे रेस में है, सारे है, ठीक है ना, x माइनस वाई प्लस सी इक्वल 0 ऐसा है, ठीक है। बस आपको c की वैल्यू निकाल देना है, तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लो। अब c की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ से जब हम लाइन इसके ऊपर परपेंड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये मतलब यहाँ से इसके मिड पॉइंट पे जो लाइन जाएगी वो तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, और यहाँ से भी जो इसके मिड पॉइंट के ऊपर लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये भी इक्वल्स टू अगर सी डी है, मतलब ये दोनों आधे आधे पार्ट में कवर हो गए, तो इसका मतलब इतना जो लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा। लेकिन मैं इस लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेंथ के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं सीधा सीधा इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट है एम और ये जो पॉइंट है एन, इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ। निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये जो सेंटर C1 है उसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये सेंटर C2 है इसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है,
सही है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे किसकी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि इसमें ये है और इसमें एक कांस्टेंट है सी, उसको तो हम लोग उसी को तो निकालना है ना, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, फिर पहले इसके एम के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एम का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा पॉइंट है, 0,0 है, ठीक है ना। तो एम के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फॉर एम क्या करना पड़ेगा, देखो अगर इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ एक्स कोमा वाई है, मतलब ये अगर कौन सा एक्स कोमा वाई अगर होते हैं, तो एक्स कोमा वाई कैसे निकलेगा, देखो ये निकलेगा, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। तो एक्स माइनस जीरो डिवाइड बाय जो स्ट्रेट लाइन का जो एक्स का कोएफिशिएंट है कितना है, 1 होगा, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, y माइनस जीरो, ये होगा y माइनस जीरो डिवाइड बाय होगा यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है -1, इक्वल्स हो जाएगा माइनस टाइम्स कितना आना चाहिए, 0,0 जब मैंने इसमें रख दिया तो यहाँ पे सिर्फ c बचेगा, डिवाइड बाय होगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गई, c/2 आ गई, और y की वैल्यू कितना आ गई, सर ये -c/2 होगा और ये होगा +c/2। सही है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, मतलब तुम्हारा m जो है वो निकल गया, कितना है -c/2, कॉमा हो जाएगा c/2। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर ना। तो m के कोऑर्डिनेट निकल के c निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं हम लोग n को, ठीक है। फॉर n क्या होना चाहिए, देख लो ये है 5,7 से लेकर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बराबर ना। तो इसको अगर मैं x, y बोल दूं तो अब देख लो इसमें क्या होगा, देखो x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, डिवाइड बाय होगा 1, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इक्वल्स कितना आना चाहिए, y माइनस 7 होगा, y माइनस 7 डिवाइड बाय y का जो कोएफिशिएंट था इसमें -1 था, बराबर ना, और इक्वल्स कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स क्या होना चाहिए, जो 5,7 है इस स्ट्रेट लाइन में रख देंगे, तो 5,7 मतलब 5 माइनस 7 कितना आएगा, -2 आएगा, तो होगा ये -2 प्लस हो जाएगा c और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है क्या। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, अभी x की वैल्यू निकालोगे, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 5, और ये कितना होगा, ये होगा शायद 2 माइनस सी ना, तो कितना आएगा ये 5, ये होगा प्लस, ये होगा 2 माइनस, चलो कोई बात नहीं ये पूरा ही लिख देते हैं, 2 माइनस सी डिवाइड बाय होगा 2, सही है ना। तो कितना हो रहा है ये 10 प्लस 2, तो 12 माइनस सी डिवाइड बाय होगा 2, ये होगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, तो 7 प्लस हो जाएगा c माइनस 2 डिवाइड बाय होगा 2, तो कितना होगा ये 14, तो होगा कितना c माइनस c प्लस होगा 12 डिवाइड बाय होगा 2, ऐसे तो c प्लस 12 डिवाइड बाय 2 होगा, और 12 माइनस सी डिवाइड बाय 2 होगा। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने आ गए, 12 माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, और होगा ये c प्लस 12 डिवाइड बाय होगा 2। सही है। तो आप देख लो, अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों का जो स्लोप आना चाहिए कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आ जाना चाहिए। ओके, शायद यहाँ पे है ना, ऐसे तो बहुत सारे टेंजेंट बनेंगे, ऐसे बहुत सारे लाइन बनेंगे ना जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे पैरेलल, लेकिन हमको ये जो डिस्टेंस है उसके ऊपर कंडीशन बनाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस के ऊपर कंडीशन अगर बनाना है, ठीक है ना, तो मतलब तभी यहाँ से सी की वैल्यू निकल सकती है। तो ये तो शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो स्लोप आ रहा है ना, इसका मैं क्या करने वाला था कि ये एम के कोऑर्डिनेट निकाल दिया और एन के कोऑर्डिनेट निकाल दिया, फिर बाद में एम एन का स्लोप निकाल के 1 के साथ कंपेयर करने वाला था, लेकिन ये हमेशा ही 1 ही आएगा, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वो ऐसे है ही, वैसे परपेंडिकुलर तो है ही, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो देख लो हम लोग एम बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ये तो तुम्हारे पास 0,0 पॉइंट है, इसका इक्वेशन मालूम भी है, तो तुमको ये, इसको मैं बोलता हूँ C1 और इसको बोलता हूँ C2, तो ये C1 कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस, और इस लाइन तक का डिस्टेंस में कितना आएगा, x माइनस वाई प्लस सी और इक्वल 0, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो कितना आएगा, देखो 0,0 इसमें रख देंगे तो c/√2, ये होगा तुम्हारा C1 m डिस्टेंस। तो अगर तुमको एम बी ये डिस्टेंस अगर चाहिए तो ये कैसे आएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम को लगा देते हैं, तुमको ये डिस्टेंस मालूम है कितना है, 2 के बराबर है, और ये डिस्टेंस अभी तुमने निकाल दिया कितना, c/√2, तो कितना हो जाएगा, देखो ये एम बी का जो लेंथ होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ होगा, हाँ बिल्कुल अंडर रूट ऑफ होगा, तो रेडियस मतलब इसके स्क्वायर में से, मतलब 4 माइनस कितना होगा ये एम बी का MC1 का स्क्वायर, मतलब होगा कितना c²/2। कैसे किया, चलो मैं थोड़ा सा, इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो चुका है इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि सीधा सीधा ये एम बी का स्क्वायर जो है, इसका जो स्क्वायर है ये होगा C1b का स्क्वायर, और होगा माइनस होगा C1m का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये होगा कितना 4, ये होगा कितना c² डिवाइड बाय होगा 2, ये होगा तुम्हारा MB का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट नहीं ले लेंगे क्योंकि उधर से भी इसका भी स्क्वायर ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये होगा, अब यहाँ से निकालना है अपने को C2n,
तो C2n कैसे आएगा देखो, तो C2n आएगा मॉड ऑफ, तो 5,7 इस लाइन के अंदर रख दिया तो कितना होगा -2 + c, तो होगा -2 प्लस होगा c और नीचे आएगा वही √2 आएगा। ठीक है, बस अब इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, तुमको रेडियस नहीं निकाला था ना तुमने, तो r निकाल दो यहाँ से, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा √, कितना होगा, ये होगा 25 और ये होगा 49 और ये होगा -65, तो देख लो कितना हो रहा है ये, तो ये होगा शायद -16, तो 9 बनेगा, √9 मतलब 3, तो इसका मतलब रेडियस जो है इसका ये 3 है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा फिर, बाय पाइथागोरस थ्योरम अपने को चाहिए ND का स्क्वायर, तो ND का जो स्क्वायर आएगा कितना आना चाहिए, ये आएगा इस C2D का स्क्वायर, मतलब होगा 9 और माइनस हो जाएगा कितना, ये जो है C2n का स्क्वायर, C2n का स्क्वायर मतलब ये ऊपर लिखा है C-2, इसका होगा डिवाइड बाय होगा √2 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देख लो अगर ये दोनों लेंथ सेम है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तब जाके ये AB और CD दोनों इक्वल होंगे। अगर ये MB और ND अगर सेम होगा तो भी जाके AB और CD इक्वल होगा ना। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो इसका स्क्वायर भी तो इक्वल ही होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको इक्वल कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने से देखो कितना आएगा, ये तो है कितना 4 माइनस कितना होगा C² डिवाइडेड बाय होगा 2 और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू हो जाएगा इसके अंदर 9 माइनस कितना आना चाहिए C-2, इसका होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा 2। सही है क्या? तो इसको इधर लेके जाता हूँ और 4 को उधर लेके आता हूँ, तो होगा ये C² माइनस हो जाएगा 4C प्लस हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय ये होगा 2। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे आएगा -C²/2 और इक्वल्स कितना आ जाएगा 9 - 4 मतलब हो जाएगा ये 5। सही है, तो ये जो C²/2 है, C²/2 कैंसिल हो गया, तो ये होगा -2C और होगा +2 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब 2C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3। सही है, उसको इधर लेके और इसको इधर रख दे, तो C की वैल्यू कितना आएगी -3/2 आ जाएगी। तो तुम ऐसे C की वैल्यू निकाल लिया, तो अब इक्वेशन के अंदर रख देंगे C की वैल्यू कितना है -3/2, तो इक्वेशन बन जाएगा x - y माइनस होगा 3/2 और इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब 2x - 2y - 3, 2x - 2y - 3, बस ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा रॉन्ग रूट पे चले गए थे, यहाँ पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे जो क्वाड्स है इसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्वाड बन सकते हैं ना इसे, जिसका स्लोप 1 है, लेकिन हर एक पे तो ये इंटरसेप्ट इक्वल नहीं होगा, तो मतलब ये निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ r फॉर विच द पॉइंट -5 + r/√2 और -3 + r/√2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल x² + y² = 16 कट बाय द लाइन x + y = 2। तो क्या बोला गया है, तो जो सर्कल है वो तो पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन, मतलब सेंटर जिसका ओरिजिन है, और ये इसका रेडियस कितना है 4 के बराबर, तो ये कोई सर्कल होगा। ठीक है, और एक लाइन है x + y = 2, और अगर ये 4 पॉइंट है तुम्हारा, ये 4,0 से पास अगर कर रहा है, तो जो तुम्हारी और ये 0,4 होगा, तो ये जो लाइन होगा x + y = 2, ये तो इसके बीच से पास करेगा इसे। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की वजह से जो सर्कल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, मतलब एक इसके ऊपर वाला पार्ट, एक इसके नीचे वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो है छोटा है, मतलब ये जो इसका एरिया है वो छोटा है, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर रीजन, बराबर ना। और ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल का बहुत ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेजर रीजन। ठीक है ना। ओके, तो क्या बोल रहा है फिर, ये जो पॉइंट है -5, ये जो है वो इस वाले रीजन में होना चाहिए, मतलब जो बड़ा वाला पार्ट है सर्कल का उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ इस लाइन के वो पॉइंट होना चाहिए। सही है, तो सीधी सी बात है। तो ये पहली कंडीशन क्या होगी कि ये जो पॉइंट इस सर्कल के अंदर रख देंगे तो उसका आंसर आना चाहिए <0 ये होगा तुम्हारा पहला कंडीशन। मतलब क्या कि x कितना है तुम्हारे पास, ये होगा -5 और होगा प्लस r/√2 और होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से कितना आना चाहिए, ये y मतलब कितना होगा -3 प्लस हो जाएगा r/√2 और इसका होगा स्क्वायर, और माइनस कितना 16, ये होगा <0। सही है क्या? ये पहले सर्कल के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ से तुमको सर्कल के अंदर पॉइंट आ गया, ये कंडीशन मिल जाएगी। कैसे?
देखो ये तुमको शायद मालूम होगा, अगर कोई सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर, ये अगर सर्कल का इक्वेशन है इक्वल्स जीरो, तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अगर ऊपर होता है, सर्कल के अगर ऊपर होता है एक्स वन वाई वन, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब क्या, एक्स वन का स्क्वायर प्लस होगा वाई वन का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर और होगा इक्वल्स टू जीरो, ये उसके ऊपर सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता है, एक्स वन वाई वन ये अगर सर्कल के अंदर है, तो क्या होना चाहिए कि ये जो पॉइंट इसके अंदर रख देंगे तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर लेस देन जीरो होना चाहिए। तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर आएगा लेस देन जीरो। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, एक्स वन वाई वन अगर सर्कल के बाहर होगा, तो ये पॉइंट जब इसके अंदर रख देंगे तो कितना आएगा, ये एक्स वन का स्क्वायर, ये होगा वाई वन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। बस ये होगा तुम्हारा कंडीशन। तो ये कंडीशन लगा के हम लोग क्या कर रहे, तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, ये आएगा 25 माइनस हो जाएगा 10r डिवाइड बाय होगा √2 और ये होगा r/2, r स्क्वायर बाई 2। सही है, इसके बाद कितना आएगा 9 माइनस हो जाएगा 6r बाय होगा √2 प्लस हो जाएगा r स्क्वायर बाय होगा 2 और ये होगा -16 और ये होगा लेस देन जीरो। सही है, तो ये r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर बाय 2, तो ये बन गया तुम्हारा r स्क्वायर। ये -10 और -6 कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 16r डिवाइड बाय होगा √2 और ये 25 प्लस ये 25 माइनस 16 तो होगा 9 और 9 प्लस 9 होगा ये 18 और ये होगा लेस देन जीरो। सही है, तो यहाँ से देख लो कितना बन जाएगा ये, तो यहाँ से बन जाएगा ये 8 इंटू 2 हो जाता ना, 8√2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन गया r स्क्वायर माइनस 8√2 इंटू होगा r प्लस हो जाएगा 18 और ये होगा लेस देन जीरो। सही है क्या, तो ये देख लो क्या इसके अब फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो फैक्टर कैसे बनेंगे देख लो, ये 18 की फैक्टर बनाना है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, 8√2 आ जाए। तो इसको मैं लिख देता हूँ 9√2 और ये होगा √2। सही है क्या, देख लो ये, और ये -9√2 बनेगा और प्लस √2 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर बन जाएंगे r माइनस 9√2 और इधर क्या बन जाएगा r प्लस हो जाएगा √2। ओके, और इसका आंसर आएगा लेस देन जीरो। समझ में आ रही बात। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, ये इसका ये होगा -√2 एक पॉइंट और ये होगा 9√2 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गए। ये माइनस ये सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव में है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस होगा। इसका आंसर अगर लेस देन जीरो है तो आंसर आ जाएगा -√2 से लेकर 9√2, ये भी ओपन और ये भी ओपन। तो ये होगा तुम्हारा पहली कंडीशन, मतलब ये जो पॉइंट है इस सर्कल के अंदर होने के लिए ये कंडीशन आएगी। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन के नीचे साइड पे होना चाहिए। मतलब कौन सी साइड पे, जिस साइड पे ओरिजिन है उस साइड पे। मतलब इस लाइन का इक्वेशन कितना है तुम्हारे पास, x प्लस वाई माइनस 2, ये तुम्हारा इक्वेशन है लाइन का। तो जो ओरिजिन इसके अंदर रखेंगे तो कितना आ रहा है देख लो, ये -2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब जब ये पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो भी इसका आंसर कितना आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो ये पॉइंट हम लोग रख देते हैं। कितना आ जाएगा ये -5 प्लस हो जाएगा r/√2 फिर प्लस y कितना है, ये होगा -3 प्लस हो जाएगा r/√2। सही है, ये -3 प्लस r/√2 और -5 प्लस r/√2 और ये होगा -2, ये होगा लेस देन जीरो। सही है, तो -5 -3 कितना आ जाएगा, ये -10। कैसे, -5 -3 -2 ये होगा -10 और यहाँ से कितना आ जाएगा r/√2 r/√2 मतलब हो जाएगा 2r/√2 हो जाएगा। और इसका आंसर अगर लेस देन जीरो है तो ये जो 2r बनेगा डिवाइड बाय होगा √2, इसका आंसर आएगा लेस देन 10 और ये बन जाएगा r लेस देन होगा 5√2 से भी कम। से है क्या, 5√2 से कम। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये वाला, ये √2 से लेकर -√2 से लेकर 9√2 तक है और ये 5√2 से कम है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा कितना आना चाहिए, -√2 से लेकर हो जाएगा 5√2 के बीच में, ये आंसर आ जाना चाहिए तो हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डी मतलब ऐसा एग्जैक्ट तो आंसर नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो रहा है। ये वाला ऑप्शन हो सकता है। कैसे, देखो ये 5√2 मतलब कितना होगा, ये होगा √32 जो कि 5 पॉइंट समथिंग होगा और ये कितना है √14 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है और हमने यहाँ पे कितना लिखा था, निगेटिव से पॉजिटिव तक जाए थे। तो इसका मतलब ये जो केस है ये इस वाले इंटरवल में आ जाएगी। तो इसका मतलब तुम्हारा बी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आंसर तो मैच नहीं कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन के बदले बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ 4 सर्कल्स आर x प्लस और माइनस ए होल स्क्वायर, y प्लस और माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब
4 सर्कल जो है तुम्हारे यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल दूँ, तो ये होगा एक्स एक्सिस, तो ये होगा वाई एक्सिस, ठीक है। और इसके बीच में जिसका सेंटर ए कॉमा ये है वैसा एक सर्कल है, बराबर ना। तो यहाँ पे एक सर्कल हो सकता है ऐसा, और एक इधर एक हो सकता है ऐसा। अब ये सर्कल पे को बर्दाश्त करो, ये सर्कल नहीं लग रहे, लेकिन ये सर्कल ऐसा मान के चलो। तो 4 सर्कल ऐसे है, बराबर ना। अच्छा, क्या बोला फिर इसके बाद, द रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग ऑल ऑफ द 4 सर्कल्स, मतलब ये चारों सर्कल को टच करना चाहिए। देखो एक सर्कल तो यहाँ पे बनेगा ऐसे, ठीक है, या फिर एक सर्कल बनेगा ऐसा बाहर से, ये चारों को टच करने वाले 2 सर्कल बनेंगे। तो इसके अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए आपको इसका रेडियस चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये कंसेप्ट ये इन्वॉल्व है, देख लो। डायरेक्टर सर्कल आपको मालूम होगा, डीसी डायरेक्ट सर्कल क्या होता है कि ऐसे पॉइंट का लोकस जहां पे 2 टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, 2 टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर इसका इक्वेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर, या फिर इसका रेडियस अगर कितना होता है, आर होता है। ये जो सर्कल है ओरिजिनल सर्कल अगर रेडियस आर होता है, तो ये भी जो डायरेक्टर सर्कल भी क्या होता है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर टेंजेंट आते हैं वो भी किसके ऊपर आ जाते हैं, सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल। और उसका जो रेडियस होता है, बस इसके रेडियस को √2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लो, √2 टाइम्स ऑफ आर, ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। अगर इसका रेडियस आर है तो ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। सही है, ओके। अब देख लो, मतलब 2 टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर जहां पे होते हैं उसके पॉइंट ऑफ लोकस को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों टेंजेंट है क्या इसको, मतलब इस सर्कल का ये जो पॉइंट है कहाँ पे आना चाहिए, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो बस हम एक ही सर्कल को फोकस में लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और तुम्हारा यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है ना। ऐसे 4 सर्कल थे लेकिन हमने एक ही सर्कल ले लिया। और तुम्हारा ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कैसा है, परपेंडिकुलर है। एक लाइन और एक लाइन कैसे, दोनों इसके टेंजेंट्स है। इसका मतलब अगर इसका सेंटर ये होगा और इसका रेडियस अगर ए के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आ जाना चाहिए। ये अगर तुम्हारा सेंटर सी है, ये अगर पॉइंट वो है, तो तुमको वो सी डिस्टेंस मिल गया। कितना होना चाहिए, ये होगा √2 टाइम्स ऑफ ये। सही है, समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि ओरिजिनल सर्कल के √2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल में होगा उसके डायरेक्ट सर्कल का रेडियस। यहां तक सही है, ओके। इसके बाद अब हमको क्या करना है कि हमको यहां से एक सर्कल पास कराना था, ठीक है ना, ये वाला सर्कल, ओके। तो अब इसका रेडियस तुमने r मान लिया, ठीक है। तो इसका तो रेडियस r हो गया इतना। ये वाला पॉइंट बोलो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है जो कि a के बराबर है। मतलब ये r प्लस a कितना होना चाहिए, जो डायरेक्ट सर्कल है उसका रेडियस होना चाहिए, मतलब OC होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये r जो सर्कल हमको निकालना है उसका, प्लस a ये किसका, इस वाले का, ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, ये बन जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ये बनना चाहिए। तो तुमको यहाँ से r की वैल्यू निकल गई कितना, √2 - 1 टाइम्स होगा ये, क्योंकि ये इधर का प्लस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा, ये जो सर्कल बनेगा यहाँ पे उसका रेडियस कितना होगा, √2 - 1। देख लो √2 - 1 है क्या, √2 - 1 नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाले सर्कल की तो बात उसने नहीं किया, ठीक है। मतलब एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये बाहर वाला सर्कल, सही है। इसका मतलब अगर ये सर्कल नहीं है तो शायद ये वाला सर्कल हो सकता है, ये बड़ा वाला, ठीक है, ऐसा वाला सर्कल हो सकता है। तो अब देखो ये भी तो वही होगा, यही लाइन इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा कि इसका रेडियस ये बन जाएगा। ये लाइन को जब हमने एक्सटेंड कर लिया तो ये जो बड़ा वाला सर्कल बाहर से जो पास करेगा उसका रेडियस इतना होगा, सही है। इसके सेंटर से पास करेगा वैसे ये। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए, ये r, फिर ये फिर कितना आएगा, ये भी ये होगा। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, देखो तो ये r प्लस a प्लस होगा a, और ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो तुमको मालूम ही है कितना, OC √2 टाइम्स ऑफ ये। तो ये होगा √2 टाइम्स ऑफ ए, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए के बराबर, सही है। तो इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब अच्छा ये मतलब ये यही डिस्टेंस चाहिए तुमको। बेसिकली डिस्टेंस कितना चाहिए, अच्छा ये आर नहीं है, मतलब ये आर नहीं है अभी, तुमको क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, सही है। मतलब ये वाला मैं नहीं लिख देता हूँ कि आर के टर्म में मुझे नहीं चाहिए, इसके टर्म में आंसर नहीं चाहिए अभी। ये सर्कल तो अब तुम भूल जाओ, ठीक है। बड़े वाले सर्कल की बात चल रही है हमारी। तो इसका मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए कितना होगा, ये अगर मैं कैपिटल R बोल दूँ इसका रेडियस, समझ में आ रही बात आपको। ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका अगर कैपिटल ये R अगर मैंने रेडियस बोल दिया तो ये R कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, बराबर है क्या। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो OC है, और OC कितना है, √2 टाइम्स ऑफ ये है। तो ये बन गया तुम्हारा OC जो कि √2 टाइम्स ऑफ ये होगा। तो ये R इक्वल हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ये, और प्लस इसके बाद कितना जाना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब ये को कॉमन ले लिया तो कितना आना चाहिए, √2 प्लस होगा 1,
सही है। तो ये इंटू होगा √2 + 1, ये होगा तुम्हारा आंसर, और ये वाला यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, √2 + 1 कहाँ पे है, बस ये ऑप्शन होगा सी। सही है, आगे बढ़ते हैं। मतलब डायरेक्ट सर्कल के ऊपर प्रॉब्लम था। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ओके टू द सर्कल। मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, ओरिजिन ही रहेगा। ये होगा सेंटर, इसका ओरिजिन है, और ओरिजिन तो इसका नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ले लेते हैं। देखो फिर भी चलो मान लेते हैं इसका सेंटर जो है ओरिजिन है, ऐसा मान के चलो। और एक लाइन है ये वाली, मान लेते हैं ऐसी कोई लाइन होगी, और ये लाइन ओरिजिन को जहाँ पे कट करेगी, मतलब ये जो लाइन यहाँ पे कट करे बराबर ना, तो आपको इतना एरिया निकालना है, इतना एरिया निकाल देना है बराबर है क्या, देख लो। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। ठीक है, तो वो जो ये अगर ओ है, अगर ये है और ये बी है, तो ये ओ ए बी का एरिया निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमको एक तो ये पॉइंट मिलना चाहिए, ये दोनों पॉइंट मिलना चाहिए। अगर ये पॉइंट भी मिल जाते तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, या फिर क्या मिलना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल मिलना चाहिए तो भी चल जाएगा। ठीक है, या फिर इसका इक्वेशन आपको मालूम है ओके, तो ये वाला डिस्टेंस ओके मालूम हो जाएगा, ये तो रेडियस ओके, ऐसा भी चल जाएगा। देखो फिर से दोबारा इस ये मतलब बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तो जितना चीज़ें की ज़रूरत है वो इतना मैं लिखा लेता हूँ। ये सर्कल है ये वाला, जिसका रेडियस कितना है, ये है √10 के बराबर ओके। और ये जो स्ट्रेट लाइन है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए में कट कर रही है और बी में कट कर रही है, और ओरिजिन अगर हमारे यहाँ पे होता है तो इतना एरिया हमको चाहिए ओके, ओ ए बी का एरिया चाहिए। ये हमारे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री से जाते हैं। कैसे, ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया अगले वाली साइड के ऊपर, तो क्या ये आधा आधा बन गया। ठीक है, क्या तुमको इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, ये कितना है, x √5, x इंटू √5, x इंटू √5 प्लस कितना होगा ये 2 इंटू वाई, और कितना होगा ये 3 इंटू होगा √5 ओके। और ये इसका सेंटर मालूम है 0,0 ओके। अब ये डिस्टेंस तुमको मिल जाएगा आराम से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ये रेडियस मालूम है तुमको √10 है, तो तुमको ये डिस्टेंस मिल गया। ये डिस्टेंस अगर मालूम है तो इसका बेस मिल जाएगा, बेस मिल गया तो उसका डबल कर लेंगे, तो इसका बेस मिल गया, हाइट मिल गया, तो तुमको इसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये ओ एम डिस्टेंस निकाल दो। हमको ओ एम निकाल देना है और ये भी निकालना था ना, तो ओ एम कैसे निकलेगा, ये पॉइंट 0,0 इसके अंदर रख दिया, तो ये 0 प्लस होगा 0 माइनस होगा 3√5 डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, एक्स ए का स्क्वायर मतलब 5 और बी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, तो ये होगा रूट ऐसे इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल होकर √5 होगा। मतलब ओ एम कितना होगा तुम्हारा √5 हो गया। अब एम ए कितना होगा वो निकाल दो। मतलब इसका जो एरिया होगा, वैसे ट्रायंगल का जो एरिया बनना चाहिए कितना बनना चाहिए, हाफ टाइम्स कितना बनेगा, हाफ टाइम्स होगा ए बी, और इंटू होगा कितना, इंटू होगा ओ एम। ठीक है, लेकिन ये भी तो आपको अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये बी को लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ ए एम, ऐसा लिख सकते हैं बराबर ना, क्योंकि ये आधा आधा ही होता है, तो ये होगा 2 ए एम का एम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए एम इंटू करना पड़ेगा ओ एम। तो तुमको ओ एम तो मिल गया था, अब ये एम निकाल दो। ये एम निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये लेंथ आपको मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो बस ये ए एम का स्क्वायर कितना होगा, ए एम का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा हाइपोटेनस कितना है, ओ ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। सही है, ओ ए का स्क्वायर कितना होगा 10 और ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो मतलब कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ए एम कितना मिल जाएगा तुमको, ए एम मिल गया √5। सही है, तो बस फिर तुमको ए एम मिल गया है, ओ एम निकल गया है, तो ये भी √5 है और ये भी √5 है, तो √5 इंटू √5 कितना होगा, ये हो जाएगा 5। तो तुमको इसका एरिया कितना मिल गया, 5 मिल गया। सही है, ज्योमेट्री से ही तुमने कर लिया है इसको ओके। 2-4 ही स्टेप्स थे वैसे। इसके बाद अल्फा बीटा जो पॉइंट है सर्कल ऑन द सर्कल है, मतलब सर्कल के ऊपर है, हुज सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस एंड विच टचेस द लाइन x + y = 0 एट 2, -2 द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या बोलना चाह रहा है, फिर से एक बार, अल्फा बीटा जो है और इसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ऐसा कुछ है एक्स एंड वाई एक्सिस, x = -y मतलब x + y = 0, मतलब ये लाइन होगी। अब हमको करना क्या है, अल्फा बीटा जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर जो है
एक्स एक्सिस के ऊपर है और इस सर्कल को टच कर रहा है 2, -2 पे, मतलब 2, -2 अगर ऐसा है तो सर्कल कुछ इस टाइप का हो सकता है हमारा, इस टाइप का, मतलब ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा है 2, -2, इस लाइन को, मतलब x + y को, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा अगर सेंटर तुम्हारा इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्स एक्स के ऊपर अगर तुम्हारा सेंटर है तो इसके जो सेंटर तो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो सर्कल जब बनाएंगे हम लोग तो इसका जो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा कहाँ पे आएगा, बोल सकते हो क्या, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, बराबर ना। मतलब बस इसके बाद तो बाहर कोई, मतलब एक्स एक्स के ऊपर अगर हमारा टेंजेंट है, मतलब सेंटर है, तो यही इसके ऊपर ही क्या होगा, हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसके बाहर मतलब हमको जो अल्फा जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, बस ये यहीं पे मिलना चाहिए, ये बी के ऊपर ही मिलना चाहिए। आपको ज्योमेट्री से भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब हमको बी के कोऑर्डिनेट निकाल देना है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। और कुछ दे दिया है, ओके हम लोग इसको तो फैमिली ऑफ सर्कल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो फैमिली ऑफ सर्कल से ही कर लेंगे तो एक कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में क्या बोल रहा हूँ मैं, फैमिली ऑफ सर्कल, इसमें क्या होता है कि अगर तुमको क्या करना होता है कि सर्कल का इक्वेशन निकालना होता है, ऐसे सारे जो कि ये सर्कल का इक्वेशन दे दिया, तुमको एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले हर एक सर्कल का इक्वेशन, अगर इसका इक्वेशन तुमको एल दे दिया है, इसका एक सर्कल का इक्वेशन एस दे दिया है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले हर एक सर्कल का इक्वेशन, जो कि फॉर एग्जांपल ये भी एक सर्कल है जो कि इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन निकल जाएगा एस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एल इक्वल्स टू 0 से, और जो भी गिवन कंडीशन दिया जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। ये होगा तुम्हारा पहला कंडीशन, ठीक है। सिमिलरली क्या करोगे तुम, अगर दो सर्कल दे दिया है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले भी सर्कल का अगर इक्वेशन चाहिए, मतलब ये दो सर्कल दे दिया है, इसका इक्वेशन तुमको अगर S1 बोल रहे हैं, इसका इक्वेशन अगर S2 बोल रहे हैं, तो अगर ये दो पॉइंट से पास करने वाले हर एक सर्कल का अगर इक्वेशन चाहिए तो ये भी कैसे आएगा, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 इक्वल्स टू 0, एक तो ऐसा करो, या फिर S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, और ये क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल 0 क्या होता है, ये होता है रेडिकल एक्सिस, और ये इस दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन होता है, मतलब ये ऊपर वाला कंडीशन ही यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो पर्टिकुलरली केस आपको अप्लीकेबल है वो क्या है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे दिया और इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया, ए कोमा बी दे दिया, ठीक है, और इसका तुमको एक इक्वेशन दे दिया। अब तुमको क्या करना है कि इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होने वाले ऐसे कितने सर्कल बनेंगे, ये बहुत सारे सर्कल बनेंगे। अगर इस सारे सर्कल का अगर इक्वेशन निकालना है तुमको तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे तुमको एक पॉइंट सर्कल बनाना पड़ेगा, मतलब होगा कितना, x माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस y माइनस बी इसका स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एल और इक्वल 0, मतलब एल मतलब इस लाइन का इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन होगा इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसको टच करने वाले सारे सर्कल का इक्वेशन है। अब जो भी कंडीशन होगी उसके अंदर वो कंडीशन रख के हम लोग एल की लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये केस यहाँ पे अप्लीकेबल है क्या, देखो यहाँ पे टेंजेंट होने वाले कितने सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है ना, तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, देखो इसके ऊपर पहले पॉइंट सर्कल बनाएंगे, तो x माइनस 2 इसका होगा स्क्वायर प्लस y प्लस 2 इसका भी होगा स्क्वायर इक्वल्स प्लस होगा लैम्डा टाइम्स, अब लाइन का इक्वेशन तो यही है, तो होगा ये x प्लस वाई और इक्वल्स टू होगा 0। ये होगा तुम्हारा सर्कल, जहाँ ये सर्कल क्या कर रहा है कि ये जो x प्लस वाई को एट x कोमा 2, -2 पे टच कर रहा है, सही है। अब हमको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये जो तुम्हारा जो सर्कल है, ये पर्टिकुलर सर्कल है, इसका सेंटर उसने क्या बोला कि कहाँ पे आना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे होना चाहिए, कुछ तो भी एक्स होगा और वाई तो होगा 0, मतलब यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर का वो आ जाना चाहिए 0। समझ में आ रही बात आपको, तो बस वहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x प्लस होगा 4 प्लस होगा ये वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 इंटू वाई और होगा प्लस 4, और यहाँ पे होगा कितना लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई और इक्वल 0। तो तुम यहाँ से इसका पहले तो ये फॉर्मेट में लिख लो इसको अच्छे से, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4x प्लस लैम्डा, तो ये होगा लैम्डा माइनस 4 इंटू हो जाएगा x, सही है, और सही है ओके, और यहाँ पे 4y प्लस लैम्डा, तो कितना आएगा ये 4 प्लस हो जाएगा लैम्डा इंटू हो जाएगा y, और कितना होगा ये प्लस 4 का और यहाँ पे 4, तो टोटल 8 होगा और इक्वल 0। तो ये होगा तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन,
तो यहाँ से तुमको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो इसका सेंटर क्या आएगा पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे जो भी एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसको आधा करके नेगेटिव लगाना होता है। तो माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 4 और डिवाइड बाय 2, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और माइनस ऑफ 4 प्लस लैम्डा डिवाइड बाय होगा कितना 2, ये होगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा सेंटर का कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये होगा सर्कल का सेंटर। और ये सेंटर कहाँ पे आना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, मतलब इसके ऊपर तुम्हारी नजर होना चाहिए, और ये होना चाहिए उसके लिए पर्टिकुलरली 0, बराबर ना। इसका मतलब कितना होगा, -4 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, ये जो वैल्यू होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से तुमको लैम्डा की वैल्यू कितना मिल गई, -4 मिल गई। तो जब लैम्डा की वैल्यू -4 रखेंगे तो ये तो भैया 0 हो गया, यहाँ पे -4 रख देंगे तो यह -4 होगा -8। तुम्हारा जो सर्कल का इक्वेशन बनेगा x² प्लस y² माइनस होगा 8x और प्लस होगा 8 और ये होगा इक्वल्स टू 0, सही है। तो ये है तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन, ये वाले सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तुमको अगर b के कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है तो इसमें y की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू जब 0 रख देंगे तो यहाँ से तुमको x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट मिल जाएगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, x² माइनस हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 8 और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। और यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर अगर कर लेता हूँ तो x-4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या क्या यूज़ कर लिया मैंने, x² यूज़ कर लिया, -8x यूज़ कर लिया और प्लस 16 यूज़ कर लिया। 16 मतलब कितना, यहाँ पे तो 16 नहीं था तो मैंने यहाँ पे भी +8 कर लिया और इधर भी +8 कर लिया, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस और माइनस हो जाएगा 2√2, सही है क्या। मतलब दो वैल्यूज आएंगे, कौन सी आएगी, एक आएगी 4 और प्लस हो जाएगा 2√2 और दूसरा आएगा कितना 4 माइनस हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये वैल्यू कौन सी है और ये वैल्यू कौन सी है, देख लो। जो छोटी वैल्यू है तो ये वाला होगा, ये जहाँ पे कट करेगा वो होगा, और जो बड़ी वैल्यू है तो b का होगा। तो हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला गया था तो 4 प्लस √2 था ना, 4 प्लस 2√2 था। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, 4 प्लस 2√2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, सही है। आगे बढ़ते हैं। C1 इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1 टचिंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट, मतलब सर्कल C1 जो है जिसका रेडियस 1 है और वो x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये होगा तुम्हारा x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस। जिसका रेडियस 1 है ऐसा सर्कल तुमको निकालना है और जो कि x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है, तो बस ये होगा तुम्हारा सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 1 है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। इसके बाद C2 इज अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 1 से ज़्यादा इसका रेडियस है और टचिंग द एक्सिस एज वेल एज सर्कल C1, मतलब इस सर्कल C1 को, ये सर्कल C1 अगर तुम्हारा है तो इसको टच करने वाले दो सर्कल बनेंगे, एक तो यहाँ पे बनेगा छोटा सा और एक बनेगा इससे बड़ा इधर से ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो तो कम से कम 1 से ज़्यादा ही होगा, ये तो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, समझ मेरी बात। और यहाँ पे जो इसका जो रेडियस आएगा तो दिख रहा है ये 1 से कम आएगा, मतलब इस सर्कल से भी छोटा आएगा। मतलब तुम्हारा जो सर्कल है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है कहाँ पे आएगा, ये वाला सर्कल नहीं है तुम्हारा, ये वाला सर्कल नहीं है, इस वाले सर्कल की बात चल रही है यहाँ पे, जिसका रेडियस 1 से ज़्यादा है, मतलब बाहर से टच करेगा इस सर्कल को। तो रेडियस निकालना है इस सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस निकालना है, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, सही है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ये r निकालना है तुमको, ठीक है। तो ओरिजिन से लेकर तुम इसको पहले कनेक्ट कर लो, ये जो सेंटर से लेकर ओरिजिन को कनेक्ट कर लो। तो ये अगर वो है तो तुम जो OC जो डिस्टेंस बनेगा, OC डिस्टेंस को अब तुम बनाते जाओ। कैसे बनाओगे, देखो ये जो रेडियस है यहाँ पे जो इसका सेंटर है, इसको अगर तुम क्या बोल रहे हो, C1 बोल रहे हो, तो ये क्या बनेगा, देखो वो C1 प्लस हो जाएगा कितना OC1, और ये अगर इसको अगर तुम P बोल रहे हो तो होगा C1P और होगा कितना ये प्लस हो जाएगा PC, ऐसा हो जाएगा। ये OC जो डिस्टेंस है ऐसे बन जाएगा PC और C1P और होगा OC1। अच्छा, OC1 मैंने क्यों लिखा पता है, ये देखो ये दोनों तो इसके टेंजेंट्स है, ये दो लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका रेडियस अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये होगा √2 टाइम्स ऑफ 1, क्योंकि ये तो इसका डायरेक्ट सर्कल के ऊपर पॉइंट आएगा, ये जो वो पॉइंट आएगा, ये जो छोटे सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर पॉइंट आएगा ना, क्योंकि ये तो दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस 1 है, ये इसका रेडियस अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो C1 तो हो गया तुम्हारा √2 प्लस C1P तो हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो रेडियस है उसका, और PC ये तो हमको निकालना है क्योंकि कितना है, ये R के बराबर है। और OC मालूम है क्या, बिल्कुल OC कितना होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात चल रही है, तो ये अगर सर्कल होगा C तो ये तो इसको भी टच कर रहा है ना, ये सर्कल ये x एक्सिस को और y एक्सिस को भी टच कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है बड़ा वाला, तो इसका मतलब क्या होगा कि
ये लाइन और ये लाइन उसकी भी टेंजेंट है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो भी इस बड़े सर्कल का, डायरेक्टर सर्कल का ही रेडियस होगा। मतलब ये पॉइंट ये बड़े सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ही आएगा, मतलब वो सी डिस्टेंस भी कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ जो ओरिजिनल सर्कल है उसका रेडियस। समझ में आ रही बात? फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, ये जो सर्कल है बड़ा वाला मैंने आधा ही निकाला है, ये इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, और ये इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है ये दोनों इस बड़े टेंजेंट के बड़े सर्कल के भी क्या हो गए, टेंजेंट्स हो गए, और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो ओरिजिन है, ये पॉइंट, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आएगा, और डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ r होता है। मतलब ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ r। बस तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है r की वैल्यू। तो यहाँ से सब कुछ मिल गया है तो r की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। तो कितना आ रहा है देख लो, ये तो यहाँ पे √2r है, यहाँ पे r है, तो ये होगा √2r माइनस हो जाएगा r, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √2 प्लस होगा 1। सही है, तो r कॉमन ले लिया और ये होगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाय होगा कितना, √2 माइनस 1। तो रैशनलाइज कर लो तो √2 प्लस 1 होगा डिवाइड बाय होगा कितना, √2 प्लस 1। सही है, नीचे कितना आएगा, इसका स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 तो 1 होगा, और यहाँ पे आएगा √2 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, देखो ये होगा √2 का स्क्वायर मतलब 2, और होगा ये 2 प्लस √2, और होगा ये कितना प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे तो 1 था तो 1 को तो भूल जाओ आप, कितना आएगा ये होगा 3 प्लस 2√2 होना चाहिए, बराबर क्या। तो डायरेक्टर सर्कल वाला अगर कंसेप्ट आपको अब मालूम है और यहाँ पर समझ पा रहे हो तो कितना आएगा, ये 3 प्लस √2 ना, 3 प्लस 2√2, तो ये ऑप्शन नहीं है, वैसे ये वाला ऑप्शन है 3 प्लस 2√2 ऐसे। सही है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन तुम डायरेक्टर सर्कल के हिसाब से कर सकते हो। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट मतलब क्या होना चाहिए, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसके डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आएगा, और डायरेक्टर सर्कल का रेडियस ओरिजिनल सर्कल के रेडियस के √2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल में रहेगा। सही है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।